ओके सो हेलो एवरीवन, आगे इसमें कंटिन्यू करते हैं। VSATQ के बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होने के बाद इसमें हम लोग लेवल 1 के क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद फिर लेवल 2 में इंडिविजुअली अलग अलग उसमें आएंगे वीडियो क्लासेस, फिर लेवल 3 के भी अलग अलग, लेकिन इसमें हम एक ही साथ सारा करेंगे। जितना भी क्वेश्चन है 40, उसमें से कई सारे अभी फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स हैं, फिर उसके बाद MCQ है। तो और पहले के 6 क्लासेस में हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा था। थ्रस्ट देखा था, प्रेशर इनसाइड फ्लूइड देखा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर, एनोरॉइड बैरोमीटर, सिंपल बैरोमीटर है ना, फोर्टिन्स बैरोमीटर को देखा, फिर मैनोमीटर, पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड, और उसके बाद फिर फ्लोटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायंसी, हाइड्रोमीटर, और पास्कल लॉ का एप्लीकेशन भी था, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस। फिर हाइड्रोमीटर में कॉमन हाइड्रोमीटर जो हम लोग कांस्टेंट इमर्शन हाइड्रोमीटर और वेरिएबल हाइड्रोमीटर को देखा। हाइड्रोमीटर में के बाद लैक्टोमीटर, ना, एसिड बैटरी हाइड्रोमीटर। फिर ये विस्कोस, हम लोगों ने विस्कोसिटी देखा, सरफेस टेंशन, मेनिस्कस के बारे में जाना, कैपिलरिटी के बारे में जाना, कोहेसिव फोर्सेस, एडेसिव फोर्सेस के बारे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जाना, है ना, जिस तरह से मेजर करते हैं बैरोमीटर में हम उसको तरह तरह से हम लोगों ने देखा। तो और फिर एक कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे प्रेशर एट एनी डेप्थ H इन अ फ्लूइड इज गिवन बाय HDG, है ना। बायंसी को फिर कैसे लिखते थे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन विच द बॉडी इज इमर्ज्ड एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम वॉल्यूम दैट इज इमर्ज्ड, ये जो वॉल्यूम है दैट इज इमर्ज्ड इन द लिक्विड ऑफ द बॉडी इनटू G। ये दो चीज, फिर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड को देखा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी देखा, लॉ ऑफ फ्लोटेशन देखा। सो आई होप कि इसमें काफ़ी चीज़ें, मैकेनिकल एडवांटेज देखा हम लोगों ने हाइड्रोलिक प्रेस में। ओके, मैकेनिकल एडवांटेज को लेकर भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। सो काफ़ी कुछ हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे, क्वेश्चन बनाने में हम लोग इसको कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो वॉल्यूम है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी नहीं होता है, बल्कि वह वॉल्यूम होता है जो लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है। और ये डेंसिटी किसका है, बॉडी का नहीं है, बल्कि वो लिक्विड का है जिसमें वो बॉडी सबमर्ज्ड है, और बाकी जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम ट्रू और फॉल्स करेंगे। 13 क्वेश्चन है इसके, शायद नहीं, ट्रू और फॉल्स में जो भी क्वेश्चन को करेंगे। तो हाइड्रोमीटर किसके लिए यूज होता है, डेंसिटी को मेजर करने के लिए, किसी भी लिक्विड का डेंसिटी मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। तो हाइड्रोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ फ्लोटेशन, बिल्कुल ट्रू है। हाइड्रोमीटर लॉ ऑफ फ्लोटेशन पर ही वर्क करता है। दो लॉ थे फ्लोटेशन के, पहला द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दैट फ्लोटिंग बॉडी। फिर से पहला लॉ क्या था फ्लोटेशन का, द वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दैट बॉडी। दूसरा लॉ, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द सेंटर ऑफ बायंसी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी आर इन द सेम वर्टिकल लाइन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन नंबर, व्हेन वन लिम्ब ऑफ ए मैनोमीटर। तो मैनोमीटर के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, हम देखोगे मैनोमीटर के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन, अगर हम लेवल 1 की बात करें यहाँ पर, तो पहला तो हम देख लिए फ्लोटेशन है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ये तो ट्रू हो गया ना, ट्रू। इस तरह से आप करते जा सकते हो। सेकंड क्वेश्चन नंबर के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो जो भी मैनोमीटर होता है, हम लोगों ने पहले बताया कि मैनोमीटर का यूज क्यों करते हैं, प्रेशर ऑफ गैस को मेजर करने के लिए। किसी भी गैस में कितना प्रेशर है इसको मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मैनोमीटर का। मैनोमीटर के अंदर लिक्विड कोई रहता है, जनरली इस लिक्विड को हम मरकरी लेते हैं और इसको हम इस मैनोमीटर को किसी एक कंटेनर से ज्वाइन करते हैं। इस कंटेनर में गैस रहता है, इसी गैस का अगर हमें मेजर करना है कितना इसमें प्रेशर है, तो हम मैनोमीटर का जनरली यूज करते हैं। तो कह रहा है कि इसको जब हमने अटैच किया तो क्या होता है कि इसमें फ्लूइड क्या होता है, इसमें H हाइट तक बढ़ जाता है। ठीक है, H हाइट तक फ्लूइड बढ़ जाता है। अदर लिम्ब में, दो लिम्ब से इसके, एक लिम्ब ये हमारा क्या हो गया, राइट लिम्ब हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, मैनोमीटर का लेफ्ट लिम्ब हो गया। तो ये डिफरेंस कितना है, H का है। पहले था दोनों सेम में,
सेम लेवल पे थे मरकरी का, अब ये डिफरेंस इंच हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पर ये डिफरेंस क्या हो गया, इंच हो गया। तो कह रहा है कि जो प्रेशर है इस गैस का वो कितना है, 76 प्लस इंच सेंटीमीटर ऑफ एच जी है, ऐसा कह रहा है। क्या सही है? तो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कहने का मतलब है कि एक एटीएम है ना, एक एटीएम, इसका मतलब होता है कि एक एटीएम प्रेशर। और ऐसा तो होगा पहले से क्योंकि ये ओपन है, मैनोमीटर ओपन है ना, तो एक एटीएम प्रेशर तो इसके सरफेस पर लग ही रहा होगा। लेकिन अगर इंच डेप्थ और नीचे जाओगे तो कितना लगेगा, हमारा एच डी जी फोर्स लगेगा, एच डी जी प्रेशर लगेगा। लेकिन आंसर ये नहीं है, आंसर 76 प्लस इंच है, यानी 76 प्लस 2 इंच सेंटीमीटर क्या है, हमारा आंसर है। और कहा क्या गया कि एच हाइट इस लिम में ऊपर गया और एच हाइट इस लिम में नीचे की ओर आया, तो एच प्लस एच करके 2 इंच कर दिया गया। और कहा गया कि देखो ये टोटल हाइट है और इसीलिए इतना प्रेशर ऑफ इंच जी होगा। आंसर तो ये है, लेकिन यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। लेकिन ये बात अभी तो गले नहीं उतर रहा है, ठीक है, ये मुझे भी पूरी अच्छी तरह से क्लियर नहीं है कि आखिर ये इंच प्लस एच क्यों हो रहा है। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी लिक्विड जब रेस्ट में होता है तो सेम लेवल पे सेम प्रेशर लगता है। तो अगर यहाँ पर मैं देखूँ इस पॉइंट पे तो दोनों पर प्रेशर सेम होगा, तो यहाँ जितना प्रेशर होगा यही तो गैस का भी प्रेशर होगा ना, क्योंकि गैसेस यहाँ तक होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, 76 प्लस इंच सेंटीमीटर ऑफ एच जी प्रेशर नहीं है, बल्कि 76 प्लस 2 इंच सेंटीमीटर ऑफ एच जी इसका आंसर है। तो इसको मैं बाद में, अगर आप में से कोई क्लियर करेगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर बाद में मैं इसको क्लियर करूंगा। और इसी पर एक और क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा लेवल 1 में ही, तो हम लोग देखेंगे उसको कैसे वो बनाते हैं या फिर। तो इसको रखो आप, इसको डाउट के लिए आप रख सकते हो कि आप इसको डाउट के लिए रखो, क्योंकि मैं उस चीज़ को नहीं बताऊंगा जो मुझे खुद उतना अच्छे से, मैं उसको आंसर तो आ जा रहा है लेकिन ये ठीक नहीं है ना, क्योंकि आपको लॉजिक देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ buoyant forces experienced by a solid body when immersed in two liquids whose relative density are 1 and 0.5 respectively is 2:1। तो रेशियो ऑफ buoyant forces, तो buoyant forces क्या होता है, तो मान लो पहले लिक्विड का D1 है और डेंसिटी इंटू जी इंटू वॉल्यूम अपॉन D2 इंटू जी इंटू वी, है ना। तो D1 कितना है, 1 है, और नीचे D2 0.5 है, और GV से GV कैंसिल। मान लेते हैं कि सेम वॉल्यूम जो है क्या है, द रेशियो बाइंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय सॉलिड व्हेन इमर्ज्ड इनटू लिक्विड हुज रिलेटिव डेंसिटी है इतना इतना इज 2.1। तो हम इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/1/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, यानी 2:1। तो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट जो दो तरह के डेंसिटी के लिक्विड में समर्ज था और उनका डेंसिटी 1 और एक का 0.5 था, तो उन दोनों लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी किस रेशियो में होगा, 2:1 में होगा। तो हमारा 2:1 ये हमारा ट्रू हो गया, ये हमारा फॉल्स है। द इंटरमोलिकुलर फोर्थ क्वेश्चन नंबर, द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर इन लिक्विड्स व्हेन कंपेयर टू दोज इन सॉलिड्स। बिल्कुल सही बात है, वीकर होता है ना लिक्विड में, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होता है लिक्विड में व्हेन कंपेयर टू सॉलिड्स। क्वेश्चन नंबर 5, a body remains in neutral equilibrium when meta center coincides with the center of gravity। बिल्कुल सही बात है, ट्रू। मेटा सेंटर के बारे में हम लोग जाने भी थे कि दो वर्टिकल लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। कौन कौन से वर्टिकल लाइन, पहला वर्टिकल लाइन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायंसी को ज्वाइन करता है, और दूसरा वर्टिकल लाइन जो सेंटर ऑफ न्यू बायंसी को से आता है, एक्सटेंड होता है। वो दो वर्टिकल लाइन जहाँ क्रॉस करते हैं उसे मेटा सेंटर कहते हैं। तो अगर किसी केस में मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो, इंटरसेक्ट करें, सेम पॉइंट पर मीट करें, तो ऐसे में वह बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता है। तीन तरह के इक्विलिब्रियम को हमने देखा था। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो। तो तीन तरह के इक्विलिब्रियम को हमने देखा था, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। सो 5 का आंसर ट्रू होगा। 6, द नेट प्रेशर एक्टिंग एट द बॉटम ऑफ ए कंटेनर फिल्ड विथ ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी D टू अ हाइट ऑफ h इज HDG। तो ये तो लग रहा है कि सही है कि P = HDG होगा, क्योंकि अगर कोई कंटेनर है और इसका हाइट h है और इसके अंदर D डेंसिटी का लिक्विड है,
इसके अंदर डिजनेसिकल, तो इसके बॉटम पे कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा, है ना, नेट प्रेशर। तो नेट प्रेशर की बात हो रही है ना गाइस, केवल प्रेशर की बात नहीं हो रही। तो नेट प्रेशर कहने का मतलब हो सकता है कि ये कंटेनर क्या हो, ओपन हो। तो ओपन अगर कंटेनर होगा तो केवल HDG प्रेशर नहीं लगेगा, बॉटम पे कितना प्रेशर लगेगा, केवल HDG नहीं लगेगा, क्या होगा यहाँ पर आप देख लो, HDG प्लस 1 ATM। क्यों? क्योंकि इस सरफेस पे 1 ATM तो लग रहा है ना, 1 ATM तो यहाँ प्रेशर किसके द्वारा लग रहा है, एटमॉस्फेयर के द्वारा, और बाकी का जो प्रेशर लगेगा वो इस वाटर के द्वारा इस बॉटम पे लगेगा। तो नेट प्रेशर की बात हो रही है। तो जब भी नेट प्रेशर की बात हो रही है तो फोर हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 क्वेश्चन नंबर है। तो 6 क्वेश्चन नंबर को अब हम देखा तो नेट प्रेशर जो हो जाएगा, नेट प्रेशर इज इक्वल टू HDG प्लस 1 ATM, है ना, 1 ATM ये हो जाएगा। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेशर ऑफ गैस इनक्लोज्ड इन ए कंटेनर कैन बी मेजर्ड यूजिंग ए मैनोमीटर। बिल्कुल सही, ट्रू है। एक क्लोज कंटेनर में किसी गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग मैनोमीटर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ द प्रेशर ऑफ गैस ऑफ वॉल्यूम V इन अ कंटेनर इज डबल द चेंज इन इट्स वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पर बॉयल्स लॉ आ गया। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। तो इसमें आप देख लो 7 क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 8। तो 8 क्वेश्चन नंबर अगर आप देखोगे तो एट V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस, शर्त क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया और फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ मास ऑफ गैस क्या होता है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो क्वेश्चन ये करा कि इफ द प्रेशर ऑफ ए गैस ऑफ वॉल्यूम V इन ए कंटेनर इज डबल, तो प्रेशर को डबल कर देंगे। तो बाद में पहले प्रेशर P था, अब प्रेशर 2P हो गया, पहले वॉल्यूम V था, तो प्रेशर अब क्या हो जाएगा, V/2, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अगर प्रेशर दुगना होता है तो वॉल्यूम क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो पूछ रहा है चेंज इन प्रेशर, तो प्रेशर का चेंज इन कितना हुआ, तो V माइनस V/2, यही होगा ना चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम पूछ रहा है ना, V माइनस पहले वॉल्यूम V था, बाद में वॉल्यूम V/2 हो गया, तो ये V/2। तो क्या क्या हो जाएगा, द चेंज इन इट्स वॉल्यूम इज V/2। आप यहाँ पर लिख सकते हो चेंज इन वॉल्यूम इज V/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा 8 का। 9, a wooden plank immerses up to 50% in water, then percentage of it is immersed in a liquid of density 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हम देखें 9 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं, तो 9 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं कि एक वुडन प्लैंक है, एक वुडन प्लैंक है और वो 50% जो वॉल्यूम है, जो उसका पोर्शन है वो वाटर में समर्ज्ड है। 50% कहने का मतलब मान लेते हैं कि उस वुडन प्लैंक का वॉल्यूम V है, तो उसका 50% कितना हो जाएगा, V/2। ओके, यानी कि इस वुडन प्लैंक का वाटर के अंदर क्या है, 50% भाग क्या है, समर्ज्ड है वुडन प्लैंक का वाटर के अंदर, बाकी 50% भाग ऊपर है। तो हमने बताया था कि रिलेटिव डेंसिटी इसका फ्लोटिंग बॉडी का क्या होता है कि फ्रैक्शन ऑफ बॉडी, है ना, फ्रैक्शन ऑफ बॉडी इनसाइड वाटर, इनसाइड द लिक्विड। किसी भी फ्लोटिंग बॉडी का रिलेटिव डेंसिटी अगर निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड निकालते हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड क्या है, तो V/2 पानी के अंदर है और पूरा वॉल्यूम कितना है, V है, यही तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम होता है ना इनसाइड द लिक्विड। ये कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, तो यानी कि जो वुडन ब्लॉक है उसका रिलेटिव डेंसिटी कितना है, 1/2, यानी कि डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1000 kg। क्यों, क्योंकि वाटर का डेंसिटी आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे ना डेंसिटी, ये तो रिलेटिव डेंसिटी हो गया। आपको पता है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या आ जाएगा, 500 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि जो वुड का जो डेंसिटी है वो 500 kg पर मीटर क्यूब है। और ऐसा होना भी चाहिए। अगर वाटर का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है, और इसमें अगर किसी
ऑब्जेक्ट को हमने डाला, एक वुडन ब्लॉक को डाला और उसका आधा वॉल्यूम वाटर में है और आधा वॉल्यूम वाटर के ऊपर है, वाटर सरफेस के ऊपर है, इसका मतलब जरूर न जरूर ये जो वुडन ब्लॉक है इसका डेंसिटी वाटर का आधा होगा। देख रहे हो वाटर का आधा है ये 1000 का हाफ 500 kg, ठीक है। तो इसका मतलब ये आधा होगा। अब आगे पूछ रहा है कि इसी ब्लॉक को, इसी वुडन ब्लॉक को, वुड का जो ऑब्जेक्ट है इसी को हम लोग किसमें डाल रहे हैं, एक ऐसे लिक्विड में डाल रहे हैं जिसका डेंसिटी कितना हो 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो। यानी कि 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये किसके बराबर होता है, ये भी तो 500 kg पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। बस फर्क ये है कि ऐसा यूनिट में है, ये ऐसा यूनिट में नहीं है। तो इसका मतलब इस वुडन ब्लॉक को अगर मैं इसी के डेंसिटी के बराबर वाले लिक्विड में मैं अगर डालूं तो इसका मतलब वह जो बॉडी है क्या होगा, वो 100% किस में होगा, वह बॉडी कुछ ऐसा होगा, ये बॉडी पूरा का पूरा लगभग लगभग पूरा का पूरा इसमें किसमें होगा, इमर्स्ड होगा। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसका भी डेंसिटी कितना है 500 kg पर मीटर क्यूब है और ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी कितना है 500 kg पर मीटर क्यूब है। तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, लगभग लगभग डूबा हुआ रहेगा, इस तरह से फ्लोट करेगा ये। ठीक है, इस तरह से फ्लोट नहीं करेगा। वाटर में तो ये आधा ऊपर था वॉल्यूम, इसका आधा पार्ट और आधा वाटर में था, लेकिन जब हमने इसका डेंसिटी निकाला और उसी के सेम डेंसिटी के लिक्विड में हमने इसे इमर्स कराया तो क्या होगा, इसका लगभग ये फ्लोट करेगा ऊपर, अपर साइड बिल्कुल कोइंसाइड करेगा किसके, सरफेस ऑफ दैट लिक्विड हुज डेंसिटी इज 500 kg per meter cube. So now coming to the question number 10. The mechanical advantage of a hydraulic press is 5. The ratio of the distance traveled by the load to the effort, है ना, distance traveled by load to the effort, ठीक है, याद रखना load to the effort, distance traveled by load to distance traveled by effort, ये पूछ रहा है ना। इसका ऐसा नहीं कि distance traveled by effort upon distance traveled by load, ठीक है, ये पूछ रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड बाय एफर्ट होता है, लोड बाय एफर्ट होता है। मैकेनिकल एडवांटेज कहने का मतलब कि कोई मशीन कितना एफिशिएंट है, यानी कि वो मशीन, उस मशीन पे वो मशीन कितना ज्यादा काम कर सकता है, कम एफर्ट में ही कितना ज्यादा लोड उठा सकता है, कितना ज्यादा लोड वो उठा सकता है। तो ये 5 हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, लोड इज इक्वल टू 5 टाइम्स एफर्ट, यानी कि लोड क्या है 5 टाइम्स एफर्ट है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो लोड क्या आ जाएगा 5 टाइम्स एफर्ट आ जाएगा। ठीक है, यहां से एक चीज हमें पता चला। लेकिन एक चीज ये भी होता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी होता है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होता है कि वर्क डन, है ना, वर्क डन टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन ऑन मशीन, ठीक है, टोटल वर्क डन ऑन मशीन नीचे होता है, और वर्क डन बाय मशीन, मशीन पर जितना वर्क डन किया उसका कितना भाग मशीन ने वर्क डन किया, यही एफिशिएंसी होता है ना। अगर मशीन ने पूरा का पूरा वो वर्क कर दिया जितना उस पर वर्क किया गया था तो उसका एफिशिएंसी 100% हो जाएगा। हालांकि वर्ल्ड में कोई भी 100% एफिशिएंसी वाला मशीन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये केवल एक आइडियल सिचुएशन होता है। तो एफिशिएंसी हम 1 मान के चलेंगे इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं गया, तो एफिशिएंसी अगर 1 मान लेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय मशीन क्या हो जाएगा, तो हमारा एफर्ट इसका कितना है, तो एफर्ट है ना, एफर्ट लिखेंगे यहाँ पर, तो एफर्ट हमारा कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन ऑन मशीन, तो एफर्ट क्या हो जाएगा, तो एफर्ट है ना, तो वर्क डन क्या होता है हमारा, फिर से वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना। तो हमसे पूछा है कि डिस्टेंस ऑफ लोड, तो हम लिखेंगे ये एफर्ट क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, एक तरह का फोर्स है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना, डी ऑफ एफर्ट, ठीक है, डी ऑफ ये डी डेंसिटी नहीं है बल्कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन लोड इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड,
समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और जो भी एफर्ट है या लोड है उनका अपना एक वेट होगा, ठीक है, और वेट का एसआई यूनिट न्यूटन होता है और फोर्स का भी एसआई यूनिट न्यूटन होता है, तो वेट को एक फोर्स की तरह ही बिहेव करते हैं। तो ये 1 इज इक्वल टू, और यहां से मुझे पता है लोड इज इक्वल टू 5 टाइम्स एफर्ट है, तो नीचे में एफर्ट, ठीक है, एफर्ट इंटू डी एफर्ट, ठीक है, अपॉन यहाँ लोड की जगह 5 टाइम्स में एफर्ट लिख देता हूँ इंटू डी लोड लिख देता हूँ। तो एफर्ट से एफर्ट कैंसिल हो जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड, ये सब मशीन में पढ़ना था, क्लास 8 में भी है ये पियर्सन में, डिस्टेंस ट्रेवल बाय, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें एफर्ट क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा या फिर 1:5 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1:5। यानी कि उसका मैकेनिकल एडवांटेज 5 है, तो अगर लोड 1 सेंटीमीटर चलता है तो एफर्ट 5 सेंटीमीटर चलेगा, यही होगा ना। लोड अगर 1 सेंटीमीटर चलता है तो एफर्ट 5 सेंटीमीटर चलेगा, ये कुछ इस तरह का दिखा रहा है ना रेशियो में। मैकेनिकल एडवांटेज 5 तो बहुत अच्छी बात है, मैकेनिकल एडवांटेज 5 बहुत अच्छी बात है। वैसे भी इस मशीन का एफिशिएंसी हमने 1 ले लिया, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। कार्नोट इंजन वगैरह थर्मोडायनेमिक्स में जो हम लोग जानते हैं उसका एफिशिएंसी 1 होता है। तो वर्क डन बाय मशीन अपॉन टोटल वर्क डन ऑन मशीन, ये एफिशिएंसी होता है। तो वर्क डन बाय मशीन क्या होगा, एफर्ट इनटू डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट अपॉन टोटल वर्क डन ऑन मशीन, ठीक है, लोड इनटू डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड। एक हम लोड देते हैं, दरअसल ये पास्कल लॉ का एक छोटा सा एप्लीकेशन ही है, उसी पर ये क्वेश्चन है। पास्कल लॉ में हम लोग एक बड़ा सा क्रॉस सेक्शन एरिया आता था, एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया आता था, और इसके अंदर हम लोग लिक्विड क्या करते थे, लिक्विड था, लिक्विड रहता था इसके अंदर ना, तो यहाँ पर हम लोड रखते थे, ठीक है, यहाँ पर लोड रखते थे और यहाँ पर एफर्ट रहता था। तो हम थोड़ा सा भी एफर्ट लगाते थे तो यहाँ पर लोड क्या होता था, अपलिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता था। ये पास्कल लॉ में जानते थे हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो ये हमारा रेशियो 1:2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हालांकि एफिशिएंसी के बारे में कुछ लिखना चाहिए था। 11 द लेंथ ऑफ ए वाटर कॉलम दैट कैन एक्सर्ट 1 एटीएम प्रेशर। लेंथ ऑफ वाटर कॉलम बताओ जो एक एटीएम प्रेशर एग्जर्ट करता हो। तो एक एटीएम क्या होता है, 10⁵ पास्कल होता है, ओके, और ये प्रेशर है, और प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, एच होता है। एच क्या है यहाँ पर, हाइट ऑफ द वाटर कॉलम ले लेंगे, डी डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमें एच तो नहीं पता, लेकिन डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब इंटू, और जी का वैल्यू 9.8 ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे 10 लेते हैं लेकिन 9.8 थोड़ा एक्यूरेसी के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10.336 मीटर आ जाएगा। यानी कि इतना लंबा एक वाटर कॉलम लोगे, यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि इतना लंबा एक वाटर कॉलम लोगे, इतना लंबा एक वाटर कॉलम लोगे, ठीक है, 10.336 मीटर अगर वाटर कॉलम लोगे ना, तो इसके बेस पर कितना प्रेशर लगेगा, ये मान लो बंद है, ठीक है, कंटेनर क्या है, क्लोज कंटेनर है, तो इसके बेस पर कितना प्रेशर लगेगा, 1 एटीएम लगेगा। प्रेशर, फोर्स नहीं, प्रेशर 1 एटीएम लगेगा, ओके। लेकिन यही अगर मरकरी लोगे तो मरकरी के लिए कितना हाइट लेना पड़ेगा जिससे कि 1 एटीएम का प्रेशर लगे, तो केवल 76 मीटर, आपको याद है 76 मीटर मरकरी का हाइट कॉलम लेना पड़ता था 1 एटीएम प्रेशर के लिए, जो कि सिंपल बैरोमीटर में भी हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। The blotting paper becomes completely wet when one end of the paper is kept in a liquid. This is an example of capillarity ना, capillarity होगा, आप लिख लो तो capillarity, capillarity। Question number 13, an ice cube 1/nth portion sinks in water, है ना, sinks in water, then the density of ice is, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ आइस, तो इसमें वो कौन सा कंसेप्ट आएगा कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी, फ्लोटिंग बॉडी यहाँ पर कौन है, आइस है। फ्लोटिंग बॉडी क्या होता है, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड। तो अगर रिलेटिव डेंसिटी यहाँ फ्लोटिंग बॉडी कौन है, आइस है,
तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड। तो फ्रैक्शन ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड कहने का मतलब कि वन, मान लेते हैं उसका वॉल्यूम v है आइस का, तो 1/nth पार्ट उसका क्या है, वाटर के अंदर है, यानी कि v/nth पार्ट क्या है, वाटर के अंदर है, और टोटल वॉल्यूम कितना है, v है। यही हुआ ना इसका मतलब, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा 1/n। और रिलेटिव डेंसिटी किसके बराबर होता है, डेंसिटी ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1/n। और यहाँ पर मैं डेंसिटी ऑफ वाटर क्या लेता हूँ, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर ले लेता हूँ। तो डी डेंसिटी ऑफ आइस क्या हो जाएगा, 1/n ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या लिया हूँ, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले लिया हूँ। अगर यहाँ चाहूँ तो मैं केजी पर मीटर क्यूब में भी ले सकता हूँ, तो वहाँ पर 1000 केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका डेंसिटी अगर ऑप्शन में इतना होता है तो भी सही है, और ऑप्शन में अगर 1000/n केजी पर मीटर क्यूब भी होता है तो भी वो सही है। ठीक है, दोनों केस में ये भी सही है आंसर में। यहाँ पर हाईलाइट में देखो ये भी सही है, कोई बात नहीं, हाईलाइट में हमारा ये भी सही है और ये भी सही है। तो डेंसिटी ऑफ आइस कितना हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1/n और केजी पर मीटर क्यूब में 1000/n। आ रहे समझे, फ्रैक्शन ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड। तो ये हो गया ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आते हैं किसमें, मैच द कॉलम में आते हैं। तो मैच द कॉलम में अगर देखोगे तो 14 क्वेश्चन नंबर में मैच द कॉलम है। तो मैच द कॉलम में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ वाटर सप्लाई इन सिटीज। तो वाटर सप्लाई कैसे होता होगा, फ्लूइड प्रेशर के चलते, फ्लूइड प्रेशर के चलते वाटर सप्लाई होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस पे आधारित है, पास्कल लॉ पे आधारित होगा, मैं अंत में लिख दूंगा। सकिंग ऑफ ए कूल ड्रिंक बाय यूजिंग ए स्ट्रॉ, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चलते पॉसिबल हो पाता है। फिश वेट लेस इन वाटर देन इन एयर, ये किसके चलते, अपथ्रस्ट के चलते हो जाता होगा, क्योंकि अपरेंट लॉस ऑफ वाटर होता है ना जब भी कोई बॉडी को इमर्स होता है वाटर में, है ना। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के चलते हम मेजर कर पाते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। हाइड्रोमीटर किस पे आधारित है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन पे आधारित है। स्फेरिकल शेप ऑफ वाटर ड्रॉप किसके चलते होता है, सरफेस टेंशन के चलते होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाय रूट्स ऑफ प्लांट्स ये प्रोसेस कैसा है, कैपिलरिटी का एग्जांपल है। डेंसिटी ऑफ मिल्क किसके द्वारा मेजर होता है, लैक्टोमीटर के द्वारा मेजर होता है। लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर का ही एक स्पेशल केस है जहां पर स्टेम का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दिया जाता है और उसका लेंथ बढ़ा दिया जाता है, और फ्लोटेशन बल्ब और ग्रेविटी बल्ब को मर्ज कर दिया जाता है। मोबिलिटी ऑफ लिक्विड को ही क्या कहते हैं, मोबिलिटी। अब ये कौन सा बचा, विस्कोसिटी। तो आप इसको लिखना चाहो तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ए का सी है ना, और बी का ए है, सी का एफ है, और डी का ई है। फिर यहाँ से हम देख सकते हैं ई का स्मॉल बी है, कैपिटल एफ का स्मॉल डी है, और कैपिटल जी का स्मॉल एच है, कैपिटल एच का स्मॉल जे है, कैपिटल आई का क्या किससे जी है, और ये आंसर में भी दिया हुआ है कैपिटल जे का स्मॉल आई से मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, अब एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए, इनमें 4 चॉइस दिए हुए हैं, हो सकता है एक से ज़्यादा चॉइस भी सही हो, मतलब एक ही चॉइस सही है। फॉर ईच ऑफ क्वेश्चंस 4 चॉइसेस हैव बीन प्रोवाइडेड, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसके बाद से हम एमसीक्यू के क्वेश्चन को इसको बनाएंगे। सो टू मेटालिक स्फीयर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, टू मेटालिक स्फीयर ऑफ डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल्स कहने का मतलब कि जरूर उनका डेंसिटी अलग अलग होगा। ओके, ये पहला चीज माइंड में आप रख सकते हो। इमर्स्ड इन वाटर एक्सपीरियंस इक्वल अपथ्रस्ट, यानी इक्वल बायंसी को वे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। देन बोथ स्फीयर हैव इक्वल, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि पहला मेटालिक स्फीयर का डेंसिटी D1 है, दूसरा मेटालिक स्फीयर का डेंसिटी D2 है, तो इन दोनों को वाटर में हमने क्या किया, इमर्स किया। तो वाटर का डेंसिटी मान लो D है ना, तो बायंसी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो कि इस केस में क्या है, वाटर है, इंटू जी इंटू वॉल्यूम।
ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन द लिक्विड, यहाँ लिक्विड कौन है, वाटर है, तो मान लेते हैं कि V1 वॉल्यूम सबमर्ज्ड है पहले वाले स्फेयर का। दूसरे वाले में कि सिंस दोनों इक्वल अप थ्रस्ट, इक्वल अप थ्रस्ट यही तो होता है, बायनेंसी दोनों में सेम है, यहाँ V1 V2 इसलिए नहीं लिया। डेंसिटी यहाँ पर भी वाटर ही है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ पर भी वाटर लिक्विड की तरह ही है, इंटू जी इंटू V2 वॉल्यूम दूसरे स्फेयर का क्या है, V2 वॉल्यूम सबमर्ज्ड है ना, मतलब कहने का मतलब कि V2 वॉल्यूम स्फेयर का वाटर में सबमर्ज्ड है और ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब जरूर, तो ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन ऐसे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि देन बोथ स्फीयर हैव इक्वल वेट इन एयर डेंसिटी, ये जरूरी नहीं है, ये तो होगा ही नहीं, डेंसिटी तो होगा ही नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग डिफरेंट मटेरियल्स का है, मासेस वॉल्यूम्स। सो देन बोथ स्फीयर्स हैव इक्वल, then both spheres have equal weight in air, equal weight in air, दे मास वेट, अगर मास सेम हो गया तब तो दोनों का मास सेम हो गया तो दोनों का वेट एयर भी सेम हो जाएगा ना, आप समझ रहे हो इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वॉल्यूम V1 और V2 है, एक मिनट, टू मेटालिक स्फीयर इमर्ज्ड है। अच्छा, एक बात और ध्यान देने का जरूरत है कि सिंस ये मेटालिक स्फीयर है और उसे वाटर में इमर्ज किया, वाटर का डेंसिटी किसी भी मेटल जैसे कि मेटालिक स्फीयर है तो जरूर ये मेटालिक स्फीयर कहाँ होगा, बॉटम में आ गया होगा, आप समझ रहे हो इस बात को, बॉटम में ऐसा मेटालिक स्फीयर होगा, बॉटम में रेस्ट कर रहा होगा मेटालिक स्फीयर, ठीक है, बॉटम में होगा। मेटालिक स्फीयर क्या होगा, दोनों, दूसरा मेटालिक स्फीयर भी इसी तरह बॉटम में होगा, तो दोनों पर सेम अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है। और ये जो V1 है ना, यही टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर ही है, तो यहाँ V1 ही टोटल वॉल्यूम हो जाएगा पहले वाले स्फीयर का, और V2 ही टोटल वॉल्यूम हो जाएगा दूसरे वाले स्फीयर का। और सिंस स्फीयर मेटल का बना हुआ है तो पूरा का पूरा बॉटम पे आके ये सबमर्ज्ड हो गया होगा, डूब गया होगा पानी में। तो यहाँ से हम दोनों इक्वेशन से देख सकते हैं कि V1 बराबर V2 है, क्यों, क्योंकि अपथ्रस्ट दोनों में सेम लग रहा है, और V1 बराबर V2 इसका मतलब दोनों स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, सेम है। सो बोथ स्फीयर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि दो स्फीयर्स फ्लोट कर रहे हैं, फ्लोट नहीं करेंगे क्योंकि इस मेटालिक है ना, बोथ स्फीयर्स हैव सेम वॉल्यूम। तो बोथ स्फीयर हैव सेम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पर टिक करेंगे, तो A15 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 क्वेश्चन नंबर, द प्रेशर एट ए पॉइंट इनसाइड अ फ्लूइड इज, ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टॉपिक से क्वेश्चन है। डिपेंडेंट ऑन द हाइट ऑफ द फ्लूइड को, बिल्कुल सही क्योंकि P बराबर HdG होता है। डिपेंडेंट ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, बिल्कुल सही। इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, क्या इक्वल इन ऑल डायरेक्शन होगा, बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि पास्कल लॉ कहता है ना कि जितना भी इंक्रीज इन प्रेशर है किसी पॉइंट पे लिक्विड का, वही इंक्रीज इन प्रेशर जो मैग्नीट्यूड है वो सभी जगह एक्सपीरियंस किया जाएगा किसी भी पॉइंट पे ऑल डायरेक्शन में। सो इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, प्रेशर एट ए पॉइंट इनसाइड अ फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, किसी भी पॉइंट पर फ्लूइड के अंदर प्रेशर जो होता है वो इक्वल इन ऑल डायरेक्शन होता है। इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, ये ऑप्शन सी में कुछ मुझे पता नहीं, कुछ गड़बड़ लग रहा है, लेकिन ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, लेकिन आंसर क्या देता है, डी, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। तीसरा ऑप्शन मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है कि इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, इसको देखना पड़ेगा, चेंज इन प्रेशर इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, प्रेशर इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है, इसका अच्छे से मैं मतलब नहीं निकाल पा रहा हूँ, ठीक है, P बराबर HdG तो होता है, तो मुझे पता है, इसको देखना पड़ेगा थर्ड वाले को, ठीक है। तो 16 का ऐसे आंसर डी देता है, तो देखेंगे इसको। 17 का हम देखते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू फ्लोट इन ए टू डिफरेंट लिक्विड ऑफ डेंसिटी D1 एंड D2, मैं इसको D1 D2 पढ़ूंगा, ऐसे रो1 रो2 इसको पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन अबव द लिक्विड सरफेस आर L1 एंड L2 रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अल्टरनेटिव, तो अल्टरनेटिव करेक्ट अल्टरनेटिव पूछ रहा है यहाँ पर, है ना। तो अगर 17 क्वेश्चन नंबर को हम अप्रोच करें, 17 क्वेश्चन नंबर को हम अप्रोच करें, तो एक डेंसिटी D1 वाला लिक्विड है, एक डेंसिटी D2 वाला लिक्विड है, और इसमें
L1 जो लेंथ है वो लिक्विड के क्या है, L1 लेंथ एवव है लिक्विड सरफेस के, L1 लेंथ, और इसमें L2 लेंथ लिक्विड सरफेस के एवव है किसी भी बॉडी का। तो अगर मान लो एक केस लेते हैं, केस 1 लेते हैं, तो केस 1 मान लो लेते हैं कि D1 ग्रेटर देन D2 हो, मान लेते हैं D1 ग्रेटर देन D2 है, यानी कि डेंसिटी किसका ज़्यादा है, पहले वाले लिक्विड का। तो अगर पहले वाले लिक्विड में डेंसिटी ज़्यादा होगा, और हमें पता है कि बायंसी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन दैट लिक्विड इनटू वॉल्यूम, है ना, पोर्शन ऑफ द वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन दैट लिक्विड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इनटू जी। तो अगर D1 ज्यादा हो गया तो बायंसी भी तो ज्यादा हो जाएगा ना, बायंसी यानी अपथ्रस्ट फोर्स भी ज्यादा हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर पहले वाले लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा हो जाता है तो बायंसी भी ज्यादा हो जाएगा पहले वाले लिक्विड का उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो उसमें सबमर्ज्ड है। तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, तो इसके चलते बायंसी ज्यादा हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि B1 ग्रेटर देन B2 हो जाएगा। ठीक है, B1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। तो B1 ग्रेटर देन B2 हो जाएगा। सो अगर एक केस मानते हैं जिसमें डेंसिटी पहले वाले लिक्विड का ज़्यादा है, तो पहले लिक्विड का बायंसी भी ज़्यादा होगा उस बॉडी के ऊपर, यानी अपथ्रस्ट ज़्यादा होगा। तो अगर ज़्यादा होगा तो ऊपर की तरफ क्या होगा, लेंथ L1 भी ज़्यादा होगा। ठीक है, लेंथ L1 क्या है, उस बॉडी का वाटर जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर का लेंथ, यही बोल रहा है ना, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन एबव द लिक्विड सरफेस है। तो D1 ज़्यादा होगा तो L1 ग्रेटर देन L2 भी होगा, क्योंकि वेट तो नीचे सेम है ना, वेट तो तब भी लग रहा था, बस हम लोग डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी में बदलाव कर रहे हैं। केस 2 लेते हैं, तो केस 2 में मान लेते हैं, अब क्या मानते हैं कि D2 ग्रेटर देन D1 है, तो यहाँ पर ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, L2 ग्रेटर देन L1 हो जाएगा। तो ये दोनों केस सही हैं। अब हमें देखना है कि कौन से में ये देता है। तो D2 ग्रेटर देन D1, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, L1 ग्रेटर देन L2, ये गलत है। D1 ग्रेटर देन D2, L2 ग्रेटर देन L1, ये भी गलत है। D2 ग्रेटर देन D1, तो L2 ग्रेटर देन L1, ये सही है। यहाँ क्या दिया हुआ है, D1 ग्रेटर देन L2, तो L2 ग्रेटर देन L1, तो केवल सी ऑप्शन सही है। फिर से आप एक बार देख लो, मैं अच्छे से एक बार बना देना चाहता हूँ इसको। देखो ये मान लो, ठीक है, ये डेंसिटी, ये वाटर में है, कुछ पार्ट वाटर के ऊपर है इसका। तो नीचे तो इसका mg लग ही रहा है, इसका मास m है इस ऑब्जेक्ट का, नीचे mg लग रहा है, लेकिन ऊपर आप समझो इस बात को, ऊपर क्या लग रहा है, बायंसी लग रहा है। ठीक है, ऊपर क्या लग रहा है, बायंसी लग रहा है। तो बायंसी जितना ज्यादा होगा ना ऊपर की ओर, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है जो वाटर के ऊपर है, ये जो पार्ट है वाटर के ऊपर है जो, या फिर लिक्विड के ऊपर है जो, ये और ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा हो जाएगा ना, mg तो नीचे लग ही रहा है। तो बायंसी कब ज्यादा होगा, जब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या हो, ज्यादा हो। समझ रहे हो इस बात को, ओके। दोनों तरफ यही दो फोर्स लग रहा है ना इस बॉडी के ऊपर, और तो ये हो गया 18 क्वेश्चन नंबर। केरोसिन लैम्प ग्लोस कंटिन्यूसली अंटिल द केरोसिन इज एग्जॉस्टेड। तो जो दिए में पढ़ते हैं हम लोग में, गांव में हम लोग, जो हम लोग पढ़ते भी थे पहले, जब हमारे गांव में लाइन इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो दिस इज ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ एनोमोलस एक्सपेंशन, कैपिलैरिटी, थर्मल एक्सपेंशन। तो कैपिलैरिटी के चलते, ठीक है, 18 का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। कैपिलैरिटी क्या होता है कि, कैपिलैरिटी हमारा क्या होता है, आप इसको देखोगे कि कैपिलैरिटी का अगर डिफिनेशन देखना चाहोगे तो मैं दिखा देता हूँ। सरफेस टेंशन कैपिलैरिटी यहाँ पर होगा शायद, सॉरी, और कैपिलैरिटी का यहाँ पर डिफिनेशन होगा कि फेनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, फेनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट इज डिप्ड इन अ लिक्विड, ओके, राइज और फॉल ऑफ व्हेन इट इज डिप्ड इन अ लिक्विड इज कैपिलैरिटी। तो ये चीज आप देख सकते हो। और फिर कैपिलैरिटी का एग्जांपल इस तरह से आप कि जब भी किसी ट्यूब को इसके अंदर हमने किया, किसी ट्यूब को, एक वाटर है इसके अंदर, तो लिक्विड क्या हुआ, राइज हुआ, वाटर राइज हुआ। लेकिन अगर ये मरकरी है तो यहाँ वाटर राइज नहीं करके लो हो जाता है, डीप हो जाता है। A liquid, question number 19, a liquid whose density is twice the density of mercury is used as a barometric liquid. Then one atmospheric pressure equals इतना सेंटीमीटर of the
लिक्विड प्रेशर। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन नंबर ये तो कैलकुलेटिव हो गया। अगर 19 क्वेश्चन नंबर को हम देखें तो हमें ये पता है कि जब हम मरकरी लेते हैं सिंपल बैरोमीटर में तो एक एटीएम किसके बराबर होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ओके, तो 76 सेंटीमीटर, लेकिन हमने एक ऐसे लिक्विड को लिया है जिसका डेंसिटी मरकरी के दुगुना है, तो पूछ रहा है कि उसका कितना सेंटीमीटर कॉलम एक एटीएम के बराबर होगा। तो एक एटीएम हमारा कितना होता है, 10⁵ पास्कल प्रेशर, और प्रेशर इक्वल टू Hg होता है। तो हाइट तो हमें नहीं पता, लेकिन डेंसिटी दुगुना हो गया मरकरी के 13.6, है ना। आप यहाँ पर 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1000 कर दो, ताकि ये क्या हो, किस में बदल जाए, केजी पर मीटर क्यूब में, Hg, और जी का वैल्यू 10 ले लो। तो यहाँ से H का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 76/2 आ जाएगा। सेंटीमीटर इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर। यानी कि आपको पता भी है कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ते जाएगा, ज़्यादा डेंसिटी का हम लोग लिक्विड लेंगे सिंपल बैरोमीटर में, तो वो कम लेंथ ऑफ हाइट क्या होगा, कॉलम दिखाएगा एक एटीएम के अंदर। जैसे वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका 10.336 मीटर चाहिए, इतना कॉलम हाइट चाहिए वाटर का एक एटीएम प्रेशर के लिए। ठीक है, बैरोमीटर में। लेकिन ये पॉसिबल, 10 मीटर बड़ा लंबा ट्यूब कहाँ से लाएंगे, इसीलिए मरकरी का यूज करते हैं सिंपल बैरोमीटर में कि 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg ही क्या हो जाता है, एक एटीएम हो जाता है। ओके, तो अगर उससे भी दुगने वाला लिक्विड हमने यूज कर लिया तो उसका कितना हाइट ऑफ कॉलम एक एटीएम के बराबर होगा। ऑफ कोर्स हाइट तो घटना है ही, कितना, सिंस दुगना हो गया हमारा डेंसिटी, तो हाइट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर इसे तिगुना डेंसिटी ले लेते तो हाइट 1/3 हो जाता। सो आई होप कि आंसर 38 हो। 19 का आंसर क्या देता है, बी देता है, 38 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख भी सकते हो। 20 क्वेश्चन नंबर, when two liquids A and B of equal weight are filled inside two identical containers, the height of the liquid column A is greater than the height of the liquid column B. If PA and PB are the pressure exerted by A and B at the bottom, if liquid A and B of equal weight, ठीक है, दो तरह के लिक्विड इक्वल वेट का है, आर फिल्ड इनसाइड टू आइडेंटिकल कंटेनर, पहले से कंटेनर आधा खाली थे और दोनों सेम ही तरह के कंटेनर, यानी कि इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर है, इनका लेंथ भी बराबर है। ओके, द हाइट ऑफ द लिक्विड कंटेनर ए, लेकिन बस एक बात ये है कि जो हाइट है ए का वो थोड़ा बड़ा है बी की अपेक्षा में। ठीक है, if P and PB are the pressure exerted by B at the bottom of the containers respectively, ठीक है, the height of the liquid column A is greater than the height of the liquid column B। यहाँ आप मान लो कि ये हमारा लिक्विड कॉलम A है और ये क्या हो गया, लिक्विड कॉलम B है, लेकिन दोनों का वेट सेम है लिक्विड का। बस ये बात है कि A में थोड़ा ऊंचाई पर है, ये जो हाइट कॉलम है ज़्यादा लंबा है B की अपेक्षा में। तो पूछ रहा है कि बॉटम पे जो प्रेशर लगेगा वो PA है और ये PB है, तो PA PB में क्या रिलेशन होगा, इफ P and PB आर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय A and B एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर्स रेस्पेक्टिवली, कॉमा, एंड DA एंड DB, मैं इसको DA DB पढ़ूंगा, ऐसे रोवे एंड रोबी इसको पढ़ते हैं, ग्रीक लेटर वर्ड है ये। तो एंड DA एंड DB आर द डेंसिटी ऑफ A and B रेस्पेक्टिवली, कॉमा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहली बात, सेम टाइप ऑफ आइडेंटिकल कंटेनर है तो सेम क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, तो सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो 20 का अगर मैं देखूं तो PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंस वेट सेम है किसका, लिक्विड का, तो वेट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो अब PB भी इतना ही होगा, वेट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो PA इज इक्वल टू क्या होगा, PB होगा। बाकी डेंसिटी के बारे में हम शायद कुछ कह नहीं सकते, क्या कह सकते हैं, देखो तो डेंसिटी क्या होता है, अगर PA PB बराबर है और PA को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड A इंटू हाइट कॉलम ऑफ लिक्विड A इंटू G, और PB को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड B इंटू हाइट कॉलम ऑफ लिक्विड B इंटू G। ओके, और सिंस PA PB इक्वल है ना, PA और PB यहाँ से क्या हो गया, दोनों इक्वल है, ठीक है, और PA इज इक्वल टू PB हो गया, यहाँ से इक्वल है, तो इसका मतलब DA फ्रॉम 1 and 2
वैसे यहाँ से साफ दिख रहा है कि किसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, बी का डेंसिटी ज़्यादा होगा, डी भी ज़्यादा होगा, लेकिन फ्रॉम 1 into क्या हो जाएगा हमारे पास, डी ए इंटू एच ए इज इक्वल टू डी बी इंटू एच बी। ठीक है, और सिंस एच ए ग्रेटर देन एच बी है ना, हाइट ऑफ एच ए ग्रेटर देन एच बी है, कहने का मतलब कि हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन कंटेनर ए इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन कंटेनर बी। तो एच ए ग्रेटर देन एच बी है, तो हम यहाँ से क्या पाते हैं कि डी बी बाई डी ए इज इक्वल टू एच ए बाई एच बी है। अब एच ए ग्रेटर देन एच बी है, यानी कि एच ए बाई एच बी किससे ज्यादा होगा, 1 से तो ज्यादा होगा ना। ठीक है, ओके। जैसे 4 ग्रेटर देन क्या होता है, 3 होता है, तो 4/3 किसके बड़ा होता है, 1 से तो बड़ा ही होता है ना। तो इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ कि डी बी बाई डी ए ग्रेटर देन 1, यानी कि डी बी ग्रेटर देन डी ए। ठीक है, मैं पहले भी बोला था कि डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए। क्यों, क्योंकि मैंने देख लिया कि अगर वेट सेम है दोनों लिक्विड का, लेकिन लिक्विड ए का कॉलम ज्यादा हाइट का है और लिक्विड बी का कॉलम कम हाइट का है, इसका मतलब जरूर ना जरूर क्या होगा कि लिक्विड बी का डेंसिटी ज्यादा होगा। तभी ना कम कॉलम हाइट पर ही उसका वेट से उतना ही है जितना ज्यादा कॉलम हाइट होने पर भी लिक्विड ए का भी उतना ही वेट है। तो यहाँ से दो तरह की चीजें मिली कि एक तो पी ए इज इक्वल टू पी बी हो गया, और दूसरा डेंसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ए हो गया। तो ये दोनों आंसर हो गए हमारे। अब आप देख लो, तो देखोगे तो आपको पी ए इज इक्वल टू पी बी तो होगा ही, और डेंसिटी ए का लिक्विड ए का डेंसिटी ज्यादा नहीं होगा, लिक्विड बी का डेंसिटी ज्यादा होगा, हमने देखा भी ना, प्रूफ भी किया ना। ठीक है, और कभी भी ऐसा मत सोच लेना कि P इज इक्वल टू क्या होता है, एच डी जी होता है, और एच डी जी होता है, और सिंस लिक्विड ऑफ हाइट कॉलम किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है, तो पी ए ग्रेटर देन पी बी मत कर देना। समझ में आ रहा है, यहाँ पर हाइट कॉलम ऑफ लिक्विड ऑफ कंटेनर ए क्या है, ज्यादा है ना कंटेनर बी के कंपैरिजन में। तो ऐसा मत कर देना, पी ए ग्रेटर देन पी बी मत कर देना। बहुत लोग पी ए ग्रेटर देन पी बी करके आएंगे और ए ऑप्शन को टिक करेंगे, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डेंसिटी नहीं ना पता है, डेंसिटी थोड़ी सेम है दोनों लिक्विड का। अगर दोनों लिक्विड का डेंसिटी सेम होता तो क्या होता, पी ए ग्रेटर देन पी बी हो जाता, ये तो है ना। लेकिन डेंसिटी के बारे में नहीं कुछ कहा गया है, डेंसिटी सेम नहीं है। ओके, इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन सही ना हो गया। बहुत लोग ये ऑप्शन करेक्ट करके आएंगे, आप ये ऑप्शन करेक्ट मत करना, सी ऑप्शन सही होगा। तो 20 का हमारा पी इज इक्वल टू पी बी और डी बी ग्रेटर देन डी होगा। अच्छा क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन नंबर। आप कुछ और बनाओ या ना बनाओ, लेकिन लेवल 1 में 20 क्वेश्चन नंबर बनाया हो। 21 क्वेश्चन नंबर, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए गिवन प्लेस डी डिपेंडेंट ऑन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, हाइट ऑफ एयर कॉलम, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सब पर डिपेंड करता है। हमने पढ़ा भी था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब हम पढ़ रहे थे तो काफी डिटेल में जाना था। 21 का डी हो जाएगा। 22 अ स्प्रिंग बैलेंस शोज 100 ग्राम फोर्स। 100 ग्राम फोर्स कहने का मतलब कि 100 ग्राम का जो वेट होता है ना, उसको 100 ग्राम फोर्स कहते हैं। यानी कि 100 ग्राम फोर्स किसके बराबर होगा, 0.1 इंटू 10 इज इक्वल टू 1 न्यूटन के बराबर होगा 100 ग्राम फोर्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि एम जी ना, मास 0.1 के जी है, और इंटू जी का वैल्यू 10 ले लिया मैंने, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 न्यूटन होगा 100 ग्राम फोर्स। A spring balance shows 100 ग्राम फोर्स रीडिंग व्हेन अ मेटालिक स्फीयर इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स हुक। तो एयर में इसका कितना वेट है मेटालिक स्फीयर का, 100 ग्राम फोर्स। व्हेन द बैलेंस इज लोवर्ड such that the sphere is completely immersed in water, the reading shown by the balance is 75 ग्राम फोर्स। ठीक है, ये तो होना ही था। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग लिक्विड में इमर्स करते हैं, तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसका उसका जो वेट है वो अपरेंट लॉस होता है, वेट में अपरेंट लॉस होता है, लॉस ऑफ वेट को एक्सपीरियंस करता है वो। ठीक है, मास तो सेम रहता है, मास तो घटे बढ़ेगा नहीं, लेकिन वेट में लॉस होता है। क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट फोर्स उस पर एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर, तो जब भी रिलेटिव डेंसिटी आपको निकालना हो, जब भी रिलेटिव डेंसिटी की बात होती है किसी सॉलिड की, तो रिलेटिव डेंसिटी जब भी बात होगी, तो अगर 21 क्वेश्चन नंबर को हम देखें, 21 क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 22। तो 22 क्वेश्चन नंबर को अगर हम लोग देखें,
तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट, क्या होता है वेट ऑफ बॉडी, यहाँ बॉडी कौन है स्फीयर है, वेट ऑफ बॉडी इन एयर, एयर अपॉन apparent loss of weight of body in water। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्फीयर अगर हमको निकालना हो तो ये चीज होता है, तो कितना है 100 ग्राम फोर्स की कहाँ है एयर में है, और लॉस कितना का हुआ है तो 100 ग्राम फोर्स माइनस 75 ग्राम फोर्स, क्योंकि वाटर में जाने के बाद इसका वेट कितना था 75 ग्राम फोर्स, एयर में 100 ग्राम फोर्स, तो लॉस कितने का हुआ तो 100 ग्राम फोर्स माइनस 75 ग्राम फोर्स, तो ये कितना हो जाएगा 100 ग्राम फोर्स अपॉन 25 ग्राम फोर्स, ये कितना दे देगा 4 दे देगा। तो रिलेटिव डेंसिटी कितना हो गया स्फीयर का 4, ये तो होना भी चाहिए ना, रिलेटिव डेंसिटी ज़्यादा ही होना चाहिए तभी तो ये इमर्स हो रहा है उसमें, वाटर में, वाटर की बात हो रही है, यहाँ लिक्विड कौन है वाटर है। 22 क्वेश्चन नंबर हो गया, इसका ऑप्शन डी सही है। 23 एन ऑब्जेक्ट जस्ट फ्लोट्स इन वाटर फुल स्टॉप इफ कॉमन सॉल्ट इज एडेड इनटू द वाटर, ऑब्जेक्ट जस्ट फ्लोट इन वाटर, तो 23 में जस्ट फ्लोट कह रहा है, तो जस्ट फ्लोट कहने का मतलब क्या होता है 23 में जस्ट फ्लोट कहने का मतलब ये होता है कि जैसे जस्ट फ्लोट है, ठीक है जस्ट फ्लोट है, ये होता है जस्ट फ्लोट है ना, जस्ट फ्लेस का सिनेरियो है ये जस्ट फ्लोट। जस्ट फ्लोट का ये केस है, ये जस्ट फ्लोट कर रहा है जब सरफेस जो बॉडी का है, बॉडी का सरफेस वो किससे कोइंसाइड करता है सरफेस ऑफ द लिक्विड से, तो जस्ट फ्लोट का केस होता है। तो एन ऑब्जेक्ट जस्ट फ्लोट्स इन वाटर फुल स्टॉप इफ कॉमन सॉल्ट इज एडेड इनटू द वाटर, ये 4 केस दिए हुए हैं। द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन द लिक्विड डिक्रीजेस, द ऑब्जेक्ट सिंक्स, द ऑब्जेक्ट फर्स्ट सिंक्स एंड देन फ्लोट्स अप कैनॉट बी डिटरमाइंड। तो जब भी सॉल्ट ऐड कर देंगे इसमें तो आफ्टर एडिंग सॉल्ट क्या होगा बायंसी इंक्रीज है ना, सॉल्ट ऐड करने से बायंसी क्या हो जाएगा, सॉल्ट ऐड करने से बायंसी इंक्रीज कर जाएगा है ना। तभी तो डेड सी जो है इजराइल के पास डेड सी है वहां पर बायंसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए एक ह्यूमन भी वहाँ क्या करता है फ्लोट करते रहता है सॉल्ट सी में, तो बायंसी बढ़ जाता है सॉल्ट ऐड करोगे किसी लिक्विड में, तो जब बायंसी बढ़ जाएगा यानी अपथ्रस्ट फोर्स बढ़ जाएगा, इस पर अपथ्रस्ट फोर्स बढ़ जाएगा, वेट तो अभी भी रहेगा वही mg ही रहेगा इस बॉडी का, लेकिन अपथ्रस्ट फोर्स बढ़ने से क्या हो जाएगा कि अब ऐसा हो जाएगा कुछ, ये बॉडी जो है कुछ ऐसा हो जाएगा, ये बॉडी जो है इसका कुछ भाग ऊपर की ओर आ जाएगा ना, क्योंकि अपथ्रस्ट फोर्स क्या हो जाएगा ऊपर की ओर है ना, ऊपर की ओर क्या है अपथ्रस्ट फोर्स है बायंसी, तो कुछ भाग ऊपर की ओर आ जाएगा, देख रहे हो ये भाग ऊपर की ओर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन द लिक्विड डिक्रीजेस, तो लिक्विड में जितना पहले बॉडी था अब उससे कम बॉडी क्या है कम वॉल्यूम इमर्ज है, पहले पूरा का पूरा वॉल्यूम लिक्विड में इमर्ज था, अब कुछ भाग लिक्विड के ऊपर चला गया है, इसलिए क्या होगा कि जो वॉल्यूम डिक्रीज किया है किसमें लिक्विड के अंदर जो वॉल्यूम था वो डिक्रीज किया है, पहले जितना था उससे अब कम हो गया है, ठीक है लिक्विड के अंदर। 24 अ रबर बैलून फिल्ड विथ हाइड्रोजन गैस इज लेफ्ट फ्री इन एयर देन द बैलून, तो लेफ्ट फ्री करेंगे तो क्या होगा कि किसी एक जगह जाके आप बता सकते हो कि 24 एसेंस अप टू सर्टेन हाइट्स इन एयर एंड फ्लोट्स, तो ये ऊपर की ओर बैलून जो है, ठीक है ये बैलून जो है ये ऊपर की ओर जाते जाएगा, इसका बैलून का अपना वेट नीचे mg होगा, लेकिन ऊपर की ओर क्या होगा बायंसी होगा, तो ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक क्या होगा बायंसी ग्रेटर देन mg हो, ठीक है ये है ना अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है इस बैलून का अपवर्ड मूवमेंट तब तक होगा, और ये होते रहेगा क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या है बहुत कम बहुत हल्का गैस है ना हाइड्रोजन, तो ये ऊपर की ओर जाते जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन गैस के जो गुब्बारे होते हैं ना वो बहुत ऊपर तक जाते हैं, लेकिन एक समय तो आएगा ना जब B इज इक्वल टू mg हो जाएगा, तो वहां पर स्टार्ट्स फ्लोट, ठीक है वहां पर केवल तैरना शुरू कर देगा स्टार्ट फ्लोट्स, ठीक है
वहां पर चलता नहीं, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जब बी ग्रेटर देन बी बराबर mg हो जाए, जब बायंसी उसके ऊपर जो, क्योंकि एयर भी एक फ्लूइड है तो वो भी बायंसी एग्जर्ट करता है, ऐसा नहीं कि केवल लिक्विड ही बायंसी एग्जर्ट करते हैं, फ्लूइड था ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। तो ये तो ऊपर जाएगा और कुछ देर बाद फ्लोट करने लगेगा, हवा में तैरने लगेगा जब बायंसी इज इक्वल टू mg हो जाएगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एसेंड्स अप टू सर्टेन हाइट, यानी ऊपर की ओर कुछ हाइट के ऊपर जाएगा एंड फ्लोट्स। 25 क्वेश्चन नंबर, the radius of a press cylinder in a hydraulic press is double the diameter of the pump cylinder, then the mechanical advantage। तो 25 क्वेश्चन नंबर में आप मैकेनिकल एडवांटेज देखना चाहोगे, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रेस सिलेंडर, है ना, प्रेस सिलेंडर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पंप सिलेंडर। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है, क्या कर रहा है कि the radius of a press cylinder in a hydraulic press is double the diameter of the pump cylinder। तो ये तो होना ही है, प्रेस सिलेंडर का जो डायमीटर है वो डबल है। ठीक है, यानी कि अगर पंप सिलेंडर का डायमीटर d है तो प्रेस सिलेंडर का डायमीटर कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। तो 2d हो जाएगा तो इसका रेडियस मान लो, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 कैपिटल R, यही हो जाएगा ना, यानी कि 4r ये हो जाएगा, यानी कि इसका 4r हो जाएगा, और डेंसिटी पाई आर स्क्वायर ले लेंगे तो डबल द डायमीटर, कहाँ पर है, डायमीटर इसका डबल है, द रेडियस ऑफ ए प्रेस सिलेंडर, द रेडियस ऑफ ए प्रेस सिलेंडर इन हाइड्रोलिक प्रेस इज डबल द डायमीटर ऑफ द पंप सिलेंडर। ओके, सॉरी 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 सॉरी, पंप सिलेंडर का डायमीटर अगर डी है तो डबल द डायमीटर ऑफ द पंप सिलेंडर, तो इसका रेडियस कितना होगा, डायमीटर का डबल होगा। ठीक है, पंप सिलेंडर का अगर डायमीटर डी है तो प्रेस सिलेंडर का डायमीटर क्या होगा, प्रेस सिलेंडर का रेडियस डबल होगा इसके डायमीटर के, यानी कि कहने का मतलब अगर डायमीटर डी है, इसका रेडियस आर है, यानी डी बराबर 2r, तो इसका क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2r इज इक्वल टू 4r। यानी कि अगर इसका रेडियस, कहने का मतलब r है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 4r हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो प्रेस सिलेंडर का जो रेडियस है वो डायमीटर के ही दुगुना है, इसका मतलब जो प्रेस सिलेंडर है उसका डायमीटर 4 दुगुना, उसका रेडियस 4 दुगुना है पंप सिलेंडर का। कुछ नहीं, प्रेस सिलेंडर का एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता ही है। ठीक है, और पंप सिलेंडर का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो कम होता है। तो यहाँ पर आप पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखने जा रहे हो, तो पाई 4r का स्क्वायर अपॉन पाई r का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 16 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, यानी मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बहुत बार 4 इसमें कोई टीक करके आ जाएगा, लेकिन ये 4 नहीं होगा, ये 16 होगा। क्यों, क्योंकि जो प्रेस सिलेंडर है उसका जो रेडियस है वो क्या है, पंप सिलेंडर के डायमीटर के ही दुगुना है, डायमीटर के ही दुगुना है। ठीक से क्वेश्चन पढ़ना। फिर द वर्क डन ऑन द लोड इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द एफर्ट, क्या सही है। 25 का अगर देखेंगे, 25 का देखें तो वर्क डन ऑन द लोड इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द एफर्ट, ये भी सही है, क्योंकि इफिशियंसी 1 रखते हैं ना, इफिशियंसी यही होता है, इफिशियंसी को 1 रखते हैं हम लोग। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी, बोथ ए एंड बी। 25 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 26, अ सब्सटेंस फ्लोट्स इन वाटर बट सिंक्स इन कोकोनट ऑयल, द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो एक सब्सटेंस है जो वाटर में फ्लोट करता है लेकिन सिंक कर जाता है, तो इसका मतलब उस सब्सटेंस का डेंसिटी वाटर से तो कम है लेकिन कोकोनट ऑयल से ज्यादा है, इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द ऑयल, बोथ ए एंड बी। ठीक है, क्योंकि वाटर में फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब सब्सटेंस का जो डेंसिटी है वाटर से कम है, लेकिन कोकोनट ऑयल में वो डूब जा रहा है, इसका मतलब कोकोनट ऑयल से ज्यादा डेंसिटी है। तो दोनों ऑप्शन ए और बी सही है, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। तो 26 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 27, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायोन्सी ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम
इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम आर ऑलवेज सेम, आर ऑलवेज अलोंग द सेम वर्टिकल लाइन। ये अलोंग द सेम वर्टिकल लाइन होता है ना, अलोंग द सेम वर्टिकल लाइन। 27 का अगर देखें तो आर अलोंग द सेम वर्टिकल लाइन, 27 का बोथ 1 and 2 आर फॉल्स दे रहा है, और ऑलवेज द सेम। दरअसल होता क्या है कि कोई भी बॉडी तभी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है जब मेटा सेंटर जो है ना, मेटा सेंटर क्या हो, अपर साइड में हो, अपर साइड में मेटा सेंटर क्या हो, अपर हो, किससे, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जब अपर साइड में होगा ना मेटा, तब बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। मेटा सेंटर के नीचे अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है तब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो पूछ रहा है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायंसी ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम आर ऑलवेज सेम। नहीं, दोनों एक जगह कोइंसाइड नहीं करता है, अलग अलग ही होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। आर ऑलवेज अलोंग द सेम वर्टिकल लाइन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड, ये तो सेम वर्टिकल लाइन तो हमेशा होगा ना, ये किसी न किसी वर्टिकल लाइन में तो होगा, ठीक है। तो ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम का पहचान है। तो बोथ 1 and 2 आर फॉल्स। आप स्टेबल इक्विलिब्रियम को ज़्यादा अच्छा से पढ़ सकते हो। 28 क्वेश्चन नंबर, इन द केस ऑफ लिक्विड्स दैट डू नॉट वेट द वॉल्स ऑफ द वेसल, ठीक है, कोहेसिव फोर्सेस आर लार्जर देन एडेसिव फोर्सेस, ठीक है, एडेसिव फोर्सेस आर लार्जर देन कोहेसिव फोर्सेस। तो कोहेसिव फोर्सेस आर लार्जर देन एडेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस क्या होता था, फोर्स और अट्रैक्शन बिटवीन द लाइक मॉलिक्यूल्स, और एडेसिव फोर्सेस क्या होता था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अनलाइक मॉलिक्यूल्स। तो अगर कोई लिक्विड उस कंटेनर के या उस वेसल के वाल से वेट नहीं होता है, जैसे मरकरी में, थर्मामीटर में मरकरी का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि मरकरी स्टिक नहीं करता है अपने वाल से, वो ग्लास वाल से, ग्लास वाल से, ग्लास वाल से। तो उतना दूर मत जाओ, यहीं से कुछ ले लो। तो ग्लास वाल से तो 4 ठू ले लेना। तो ग्लास वाल से, तो अगर इन केस ऑफ लिक्विड दैट डू नॉट वेट द वॉल्स ऑफ द वेसल, तो मरकरी के केस में यही होता है कि मरकरी के केस में मरकरी मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किसके कंपैरिजन में, मरकरी और उस ग्लास ट्यूब के मॉलिक्यूल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपैरिजन में। तो इसीलिए वो जो वाल है वो वेट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कोहेसिव फोर्सेस आर लार्जर देन एडेसिव फोर्सेस, ठीक है। तो 28 का ऑप्शन ए होना चाहिए मेरे ख्याल से, सही है। When an object of a weight W is immersed in a liquid, its weight in the liquid is found to be W1. When an object of weight W is immersed in a liquid, its weight is found in the liquid W1. क्यों? क्योंकि हवा में उसका वेट उस ऑब्जेक्ट का कितना है, W है, लेकिन जब किसी लिक्विड में इमर्स किए तो उसका वेट कितना हो गया, W1 हो गया। क्यों? क्योंकि अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा ना उस ऑब्जेक्ट पे। Full stop. When it is immersed in water, the weight of the water displaced is found to be W2. अब वाटर में जब इसको हमने इमर्स किया तो कितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ, WT। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या होता है ना, अगर आप किस क्वेश्चन नंबर 29 को देखोगे, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन नंबर। तो अगर हम देखें कि रिलेटिव डेंसिटी किसी भी लिक्विड का क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होता है, वेट ऑफ बॉडी है ना, वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड, लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड अपॉन लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होता है, लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड अपॉन लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, कितना वेट को लूज किया, ठीक है। तो पहले वाले केस में कितना वेट लूज किया, W, तो टोटल वेट था एयर में, लेकिन जब लिक्विड में आया तो कितना वेट हो गया था, W1। तो कितना लूज कितना किया, तो W माइनस W1 अपॉन, अब लॉस ऑफ बॉडी इन वाटर कितना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन वाटर कितना होना चाहिए। तो ये लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, तो आप इसके लिए इस चीज को चेक करो, व्हेन it is immersed in water, the weight of the water displaced
और आपको पता है कि जितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होता है वही बायंसी होता है, वही अपथ्रस्ट होता है, और जो बॉडी है उसका जो अपरेंट लॉस होता है वेट में वो इसी वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस के बराबर होता है। अरे बात समझ में? तो जितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया उतना ही वह बॉडी अपना वेट लूज किया। आ रही समझ में? तो इसको जस्ट हम लोग W माइनस W2 ऐसा मत लेंगे, W माइनस W2 ये गलत है। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि W2 वेट है नहीं है उस बॉडी का वाटर में, W2 वेट नहीं है उस बॉडी का वाटर में, बल्कि W2 वेट है उस वाटर का जो उस बॉडी के चलते डिस्प्लेस हुआ है। तो यहाँ पर W माइनस W1 अपॉन W2 ये हमारा वेट लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन वाटर क्या है समझ में? क्यों नहीं W माइनस W2 लिखे यहाँ पर? क्योंकि W2 वेट नहीं है बॉडी का वाटर में, W1 वेट था बॉडी का लिक्विड में, लेकिन W2 क्या है यहाँ पर कि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय दैट बॉडी, और वेट ऑफ वाटर जितना बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस होता है वही लॉस ऑफ वेट ऑफ दैट बॉडी इन वाटर होता है। ओके, तो आई होप कि समझ में आया होगा। इसलिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड W माइनस W1 अपॉन W2 होगा, W2 होगा। तो W माइनस W1 अपॉन W2 क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा, 29 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कितना हो गया? 1 घंटा। The pressure exerted by a liquid column at the bottom of the liquid container does not depend on the area of cross section of the container। बिल्कुल सही। Dependent on the density of the liquid, बिल्कुल सही। Density of liquid तो चाहिए ही चाहिए। और क्या है? इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो इक्वल इन ऑल डायरेक्शन ये वाला मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। ऐसे ऑप्शन ए और बी तो सही है, लेकिन इसका ऑप्शन डी सही देता है, ऑल ऑफ द अबव ट्रू। इसका मतलब ये भी सही है, इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो ये मुझे बस चेक करना होगा एक बार, ठीक है? आप मुझे बस बताना इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। ये मुझे थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, लेकिन चलो ठीक है। 30 का डी, ये आप खुद से भी चेक करना एक बार। अब मैनोमीटर, फिर से वही क्वेश्चन जो सेकंड वाला हमने सबसे शुरू में देखा था। मैनोमीटर इज कनेक्टेड टू अ गैस कंटेनर, द मर्करी लेवल राइजेस बाय 2 सेंटीमीटर इन द आर्म ऑफ द मैनोमीटर विच इज नॉट कनेक्टेड टू द container if the atmospheric pressure is 76 centimeter of mercury, then the pressure of the gas is कितना सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो इसका तो एक तो ये आंसर होगा ना, आप 31 का देखो तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्लस क्या करता है इन लोग कि 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर कर देता है, ठीक है? और मैं सच कहूँ तो मैं इसमें और क्लैरिटी चाहता हूँ, ठीक है? मैं बता तो दूंगा कि आंसर 80 है, और अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको तो बना ही दूंगा, ठीक है? लेकिन मैनोमीटर का किस लिए यूज करते हैं? मैनोमीटर का यूज हम लोग करते हैं कि किसी भी कंटेनर में किसी भी गैस का प्रेशर कितना होता है इसको मेजर करने के लिए हम लोग मैनोमीटर का यूज करते हैं। अब ज्यादातर हम लोग इसके अंदर कौन सा लिक्विड लेते हैं? वाटर नहीं लेते हैं, बल्कि मरकरी लेते हैं। अब क्या कहा गया कि एक कंटेनर को हमने ज्वाइन किया था, ठीक है? इसमें कोई गैस था, इसी का हमें प्रेशर मेजर करना है, ओके? और कहा गया कि पहले तो ये हमारा राइट आर्म हो गया मैनोमीटर का, ये हमारा लेफ्ट आर्म हो गया, और इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? लिक्विड का इंच हाइट है, और इंच कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मैं हमेशा अधिकतर बात सोचता हूँ, और सिंस लिक्विड ये क्या है? रेस्ट में है, पूरा सेटअप क्या है? रेस्ट में है, मोशन तो कर नहीं रहा है, तो रेस्ट में है। तो यहाँ पर कितना लग रहा है? यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है 1 atm, यानी 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। लेकिन जैसे नीचे जाएंगे तो नीचे HdG होता है प्रेशर, तो प्रेशर इज इक्वल टू HdG, यानी 2 सेंटीमीटर इंटू HdG D इंटू जी, ठीक है? तो कहने का मतलब अभी भी मरकरी है, यानी कि 76 प्लस 2 सेंटीमीटर। आ रही है समझ में बात? और आपको पता है कि जब लिक्विड रेस्ट में होता है और सेम लिक्विड है तो सेम लेवल पे सेम प्रेशर लगता है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ पर होगा। और यहाँ पर प्रेशर कितना है? सॉरी, थोड़ा सा और ऊपर जा सकते हो आप, यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की ओर जाओ, यहाँ पर है ना, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? सेम होगा, ठीक है? दोनों पर प्रेशर सेम होगा, और यहाँ पर जो प्रेशर होगा यही ना गैस का प्रेशर होगा। तो हमारे कैलकुलेशन के अनुसार 78 सेंटीमीटर आंसर आना चाहिए, लेकिन आंसर 80 सेंटीमीटर देता है। अब पता नहीं ये सही भी है, लेकिन और मैं क्या कहूंगा कि चलो 2 सेंटीमीटर ऊपर गया किसमें? राइट आर्म में, और 2 सेंटीमीटर किस में आया? नीचे लेफ्ट आर्म में। तो 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हो गया, इसलिए 76 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ब्रो मुझे थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी चाहिए। अरे बात समझ में, ये बात हजम नहीं हो रहा है हमको, ठीक है? तो पता नहीं इसमें कुछ लोग का 78 आएगा, कुछ लोग का 80 आएगा, और फिर 80। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आखिर ये कैसे इसको आप जस्टिफाई करोगे। आंसर तो 80 सेंटीमीटर ही देता है, तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक है? मैं बता दिया मैं कैसे सॉल्व करता हूँ इसको।
और मैनोमीटर के कोई एग्जाम्पल भी मैंने बनाया, आप जाके देख सकते हो लेक्चर नंबर 3 में मैनोमीटर का हम लोग ने एससी वर्मा का एग्जाम्पल सॉल्व किया और बिल्कुल अपने तरीके से मैंने सॉल्व किया और उसका आंसर भी आया है, लेकिन इसका मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा सा। 32 क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए प्रेस सिलेंडर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, इन किसके कंपैरिजन में, पंप सिलेंडर के कंपैरिजन में। हाइड्रोलिक प्रेस, तो पास्कल लॉ की बात हो रही है, द रेडियस ऑफ ए प्रेस सिलेंडर इन ए हाइड्रोलिक प्रेस इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स पंप सिलेंडर। तो रेडियस मान लो प्रेस सिलेंडर का कितना है, आर है, और हम डायमीटर किसका मान लेते हैं, प्रेस सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं, और पंप सिलेंडर का डायमीटर कितना मान लेते हैं, कैपिटल डी मान लेते हैं, ठीक है, कैपिटल डी, स्मॉल डी मान लेते हैं, सॉरी, ठीक है, स्मॉल डी मान लेते हैं। प्रेस सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं और पंप सिलेंडर का डायमीटर स्मॉल डी मान लेते हैं। तो यहां से क्या होगा, आर इज इक्वल टू स्मॉल डी, डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, तो 2 टाइम्स स्मॉल आर किसका रेडियस है, पंप सिलेंडर का। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 32 क्वेश्चन नंबर का ये हमारा क्या है, ये डाउट में है, क्योंकि जो नहीं मुझे अति हो रहा, मैं उसको, जिसमें लॉजिक नहीं अति हो पा रहा है, मैं उसको नहीं बताऊंगा, साइंस है ना ये। तो आर इज इक्वल टू 2r, आर किसका रेडियस है, प्रेस सिलेंडर का, कैपिटल आर किसका रेडियस है, प्रेस सिलेंडर का, स्मॉल आर किसका रेडियस है, पंप सिलेंडर का। तो मैकेनिकल एडवांटेज शायद इसमें पूछ रहा होगा, यही पूछ रहा होगा, देख लेते हैं। टू मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रेस सिलेंडर अपन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पंप सिलेंडर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपन पाई स्मॉल आर स्क्वायर, लेकिन आर का वैल्यू तो 2r है, तो पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर अपॉन पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आर का वैल्यू तो नॉट इक्वल टू 0 है ना, आर तो 0 तो नहीं हो सकता है ना रेडियस, तो यहाँ से वैल्यू 4 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर को साफ साफ लिखा करो यहाँ, तो 4, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा कितना किसके बराबर हो गया, आप 1 मिनट यहाँ नीचे लिख देता हूँ इसको। सब्सक्राइब करते रहना भाई लोग, सब्सक्राइब करो यार, इतना मेहनत से लाता हूँ, 1 घंटा का वीडियो बनता है, लेकिन 1 साल में भी वही 700 सब्सक्राइबर हैं। मैं जानता हूँ पियर्सन बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन यार सब शेयर तो करो कम से कम अपने दोस्तों के साथ, बहुत काम की चीज़ है भाई, ये अभी नहीं पता चलेगी आपको। अभी तो स्कूल में नंबर आ जाते होंगे तो आप बहुत खुश होते होंगे, खेलते होंगे, नाचते होंगे, गाते होंगे, ठीक है, खेलना चाहिए, नाचना चाहिए, गाना चाहिए, बट आजकल का लाइफ बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, ठीक है, तो ये सब का तैयारी पहले से रहेगा ना तो अच्छा रहेगा। और ये जो बता रहा हूँ ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हार्ड है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसमें इंटरेस्ट डेवलप करो। 33 क्वेश्चन नंबर, among the following liquids, comma, the pressure inside them at a given depth is highest in fill in the blanks at a constant temperature। तो प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड क्या होता है, P बराबर DGH होता है, D क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड H हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। तो डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, फ्रेश वाटर का ज्यादा होगा कि पेट्रोल का ज्यादा होगा कि अल्कोहल का कि सी वाटर का, तो सी वाटर का डेंसिटी ज्यादा होगा। इसीलिए एक गिवन डेप्थ में, एक सेम डेप्थ में क्या होगा, किसमें सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा सी वाटर के केस में, ओके। तो 33 का सी हो जाएगा। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू पंच होल्स इन थिन मेटालिक ब्लॉक। तो आपको पता है हाइड्रोलिक प्रेस है ना, पास्कल लॉ का एप्लीकेशन है इसमें। 35, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑन ए बॉडी फ्लोटिंग विच इज एंटायर वॉल्यूम इन वाटर, द बॉडी विल सिंक इन द बॉटम। क्यों, क्योंकि बॉडी क्या था ना, बॉडी का पूरा वॉल्यूम अगर मान लो ऑन ए बॉडी फ्लोटिंग विथ इंटायर वॉल्यूम इन वाटर, तो पूरा का पूरा इंटायर वॉल्यूम अगर वाटर में है अगर, तो इसका मतलब mg इज इक्वल टू बायंसी हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर से क्या करोगे, प्रेशर एक्सर्ट करोगे, तो ये पहले इक्विलिब्रियम में था, ठीक है, आप थोड़ा सा भी प्रेशर एक्सर्ट करोगे तो ये आके बॉटम में ये रेस्ट कर जाएगा, ठीक है, बॉटम में रेस्ट कर जाएगा, ओके, ये ऑक्सीलेशन नहीं करेगा, ठीक है, ये बॉटम में मुझे लगता है रेस्ट कर जाएगा। तो सिंक इन द बॉटम, ये 35 का सी देता है। हालांकि इस पर और भी इलेबोरेशन करने की जरूरत है कि इसमें क्या होता है, लेकिन मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा, लेकिन सिंक इन द बॉटम ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों तरफ इक्विलिब्रियम में है, तो जिधर आपने फोर्स दिया उधर ही ये बॉडी चलना स्टार्ट कर देगी, और तब तक चलते जाएगा ना ये, जब तक ये सिंक ना कर जाए बॉटम पे,
ओके, फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, है ना, थोड़े समय के लिए फोर्स से अप्लाइड कर रहे हैं, थोड़े समय के लिए, फिर भी वो सिंक कर जाएगा बॉटम में। 36 व्हेन इक्वल क्वांटिटीज ऑफ एन ऑयल, वाटर एंड मरकरी आर पोर्ड इनटू अ बीकर, द ऑर्डर इन विच द लिक्विड अरेंजेस देमसेल्फ फ्रॉम। तो ऑयल का डेंसिटी क्या है, सबसे कम है, उससे ज्यादा किसका है, वाटर का, और सबसे ज्यादा किसका है, मरकरी का। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका है, मरकरी का। तो मरकरी नीचे रहेगा, उससे ऊपर वाटर रहेगा, और उससे ऊपर ऑयल रहेगा। तो अरेंज बॉटम से टॉप में अरेंज करना है, तो सबसे पहले मरकरी, तब वाटर, तब ऑयल। तो ये सही होगा, ठीक है। कई लोग क्या करेगा कि पहले ऑयल ढूंढ रहा होगा, उसके बाद वाटर, उसके बाद मरकरी। तो पहले ऑयल मत ढूंढना, बॉटम से टॉप की ओर अरेंज करना है, तो पहले मरकरी, फिर वाटर, फिर ऑयल। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 36 का। 37 in a hydrometer, the flotation bulb is large in size compared to the size of the gravity bulb because it lowers the center of gravity, it decreases the buoyancy of the liquid, it displaces a large amount of liquid and thus does not allow the hydrometer to sink completely in the। ये सही है। अब पता है ना कि आपको फ्लोटेशन बल्ब होता है बड़ा सा, फिर एक ग्रेविटी बल्ब होता है, ठीक है, जिसमें मेटल पीसेस रखे जाते हैं, और ये स्टेम होता है, ठीक है, ठीक है। अरे बहुत अच्छा सा डायग्राम नहीं बना है, तो अगर मैं ऐसा देखूं, ये कुछ इस तरह का, इसको फ्लोटेशन बल्ब कहते हैं, इसको ग्रेविटी बल्ब कहते हैं। यहाँ वेट सबसे ज्यादा होता है, ये तो केवल वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ऐसा होता है। क्यों? ताकि जो हाइड्रोमीटर है ये पूरा डूब ना जाए, क्योंकि हाइड्रोमीटर ही डूब जाएगा तो फिर ये स्केल का रीडिंग कैसे मिलेगा? आ रही बात समझ में? ये ऊपर स्टेम पे स्केल बना रहता है। तो ये अच्छा थोड़ा क्वेश्चन है कि फ्लोटेशन बल्ब को लार्जर इन साइज होता है कंपेयर टू ग्रेविटी, है ना। थोड़ा सा ग्रेविटी थोड़ा सा बड़ा बना दो भाई। तो it displaces large amount of liquid and thus does not allow hydrometer to sink completely, है ना, does not allow hydrometer to sink completely in the liquid, ठीक है। large amount of liquid and thus does not allow the hydrometer to sink completely in the liquid, ठीक है। 38 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन सी सही है। 38 a metal block of, कितना क्वेश्चन और बाकी है? बस कुछ और क्वेश्चन बाकी है, इसको भी बना ही देते हैं। थोड़ा सा मैं लेता हूँ, ब्रेक ले लेता हूँ, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। सो इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि 38 क्वेश्चन नंबर, अ मेटल ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वाटर के, सॉरी वॉल्यूम है ना, डेंसिटी नहीं है, एंड डेंसिटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये वाटर के डेंसिटी का दुगना है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग बैलेंस एंड 1/4 ऑफ इज वॉल्यूम इज इमर्ज इन वाटर, द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस इज, ठीक है, द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस इज। तो एक तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका टोटल वेट निकालना है। तो टोटल वेट इसका कितना हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा। देख लो यहाँ पर टोटल वेट अगर निकालेंगे क्या आएगा, 38 क्वेश्चन नंबर ना। तो 38 क्वेश्चन नंबर में अगर हम देखें तो टोटल वेट किसका है, ब्लॉक का। टोटल वेट ऑफ ब्लॉक, वेट क्या होता है, यानी टोटल, पहले सबसे पहले मास निकाल लेते हैं ना। तो मास यहाँ पर देख लेते हैं, मास क्या हो जाएगा, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। डेंसिटी कितना है, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। बंद करो, इज इक्वल टू 100 ग्राम, 1000 ग्राम है, ठीक है। टोटल मास ऑफ द ब्लॉक यानी कि 1 kg है। तो 1 kg है टोटल मास ऑफ द ब्लॉक, यानी वेट कितना है, वन है ना, वेट कितना हो जाएगा इसका, 10 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 इंटू मास इंटू जी, 10 न्यूटन हो जाएगा, वेट हो गया ब्लॉक का। अब जब एंड 1/4 ऑफ वॉल्यूम इज इमर्ज इन वाटर, 1/4 वॉल्यूम इसका वाटर में इमर्ज है, यानी कि 1/4 इंटू 500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1/4 वॉल्यूम इसका क्या है, वाटर में इमर्ज है, यानी कि इतना वॉल्यूम इसका वाटर में इमर्ज है, ठीक है। अच्छा, इतना वॉल्यूम वाटर में इमर्ज है, तो ये वॉल्यूम हो गया, यानी इतना ही वॉल्यूम क्या है, वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा बॉडी के चलते।
जब इस बॉडी का इतना वॉल्यूम 1/4 इंटू 500 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में इमर्ज्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना ही वॉल्यूम वाटर क्या डिस्प्लेस हुआ होगा। तो इस डिस्प्लेस वाटर का वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मास निकाल लेंगे। तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से। क्यों? क्योंकि ये वाटर का डेंसिटी होता है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हो गया और इंटू जी कर देंगे वेट हो गया। यानी इतना ग्राम वेट जो है, इतना वेट है ना वाटर का क्या हुआ है, इतना ही वेट वाटर का क्या हुआ है गाइस, डिस्प्लेस हुआ है। और जो वाटर का वेट डिस्प्लेस होता है किसी भी बॉडी के द्वारा, वही तो बायंसी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5000/4 ग्राम हो जाएगा। ये जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ग्राम, ये ग्राम हो जाएगा। इसको केजी में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, इसको केजी में बदलने के लिए 500 हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि इसको जी को अभी नहीं लिखते हैं, ठीक है, जी को लिखने में ही सारा गड़बड़ हो सकता है, अभी इतना ही रहने देते हैं। पहले हम देखते हैं कि कितना मास ऑफ वाटर क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। तो कितना मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है 500/4 ग्राम, इतना ही वाटर डिस्प्लेस हुआ है। इसको केजी में बदलने के लिए 1/1000 से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं। 1/2 इज इक्वल टू 1/8 हो जाएगा। यानी 1/8 kg ऑफ वाटर क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ है। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि जी का वैल्यू है। तो इतना, तो यानी कितना हो जाएगा 2×5 = 10, 2×4 = 8, यानी 5/4 न्यूटन क्या हो जाएगा, वाटर क्या हुआ है, इतना ही वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है। किसके चलते, इस ब्लॉक के चलते। इस ब्लॉक के चलते कितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है 5/4 न्यूटन, यानी कि अपथ्रस्ट कितना है 5/4 न्यूटन। ठीक है, तो 5/4 न्यूटन, तो इसका मतलब अब स्प्रिंग बैलेंस कितना मेजर करेगा, स्प्रिंग बैलेंस कितना मेजर करेगा, कितना वेट ऑफ वाटर, कितना वेट मेजर करेगा। तो टोटल वेट तो 10 न्यूटन है, इसमें से आप थ्रस्ट को कैंसिल करेंगे ना, क्योंकि देखो आप इस ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक जो है वाटर में, मान लो इसका 1/4 है, तो 1/4 अगर वाटर में है तो हम इसको कैसे ड्रॉ करें। 1/4 अगर वाटर में है तो नीचे क्या है mg है, ऊपर क्या है स्प्रिंग बैलेंस का अपना टेंशन T होगा, ऊपर ही बायंसी भी है। तो हम क्या लिखेंगे, टेंशन ऑफ स्प्रिंग बैलेंस प्लस बायंसी जो कि अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू mg। यानी कि टेंशन कितना होगा स्प्रिंग बैलेंस में, mg माइनस b। तो mg कितना है 10 न्यूटन है और बायंसी कितना है 5/4 न्यूटन है। तो बायंसी 5/4 न्यूटन, यानी 4 को आप यहाँ पर करो तो 4 एकम 4 और 1 4 दूनी 8 और 4×5 1.25, यानी कि 10 न्यूटन माइनस 1.25 न्यूटन हो गया। यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा 8.75 न्यूटन हो जाएगा। बोलो 8.75 न्यूटन हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अरे बस समझ में। तो वैसे भी वेट अब कम ही होना चाहिए था ना, जैसे ही वाटर में हमने डाला तो जो स्प्रिंग बैलेंस है हवा में इसका वेट कितना था 10 न्यूटन, लेकिन जैसे ही इसको हमने पानी में डाला तो इसका जो स्प्रिंग बैलेंस जो नोट करेगा इसका वेट, ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर की ओर टेंशन T लग रहा है ना स्प्रिंग बैलेंस का, और ऊपर की ओर बायंसी भी लग रहा है इस ब्लॉक पे, नीचे की ओर के लिए mg लग रहा है। यही तो फोर्सेस हैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल में जो भी फोर्सेस हैं वे आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा, ये आंसर है। ओके 38 का। उसके बाद 39 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, तो ये 39 क्वेश्चन नंबर और कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है कुछ। कहता है कि एक मेटल बॉक्स है, ठीक है, एक मेटल बॉक्स किससे मिलके बना है, कॉपर से मिलके बना है, और प्लस किससे मिलके बना है मेटल बॉक्स, जिंक से मिलके बना है। ये कुछ इसी तरह का क्वेश्चन क्लास 8 में भी था। ठीक है, तो हम सबसे पहले डेंसिटी ऑफ बॉक्स निकालेंगे। ठीक है, डेंसिटी ऑफ बॉक्स क्या निकालने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ जिंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉपर प्लस वॉल्यूम ऑफ जिंक निकाल देंगे। ठीक है, और एक चीज और देखो, मास ऑफ बॉक्स किसके बराबर होगा, मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ जिंक के बराबर होगा। बोलो, तो यहीं से हम डेंसिटी ऑफ बॉक्स को क्या लिख देंगे ना, कि मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ जिंक को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ बॉक्स माइनस डेंसिटी मास ऑफ
कॉपर लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि इस बॉक्स में जिंक भी है और कॉपर भी है, कुछ सर्टेन अमाउंट में, कुछ रेशियो में मिले हुए हैं। तो अगर टोटल मास मुझे पता है इस बॉक्स का, तो किसके बराबर होगा, मास ऑफ कॉपर इसमें जितना होगा प्लस मास ऑफ जिंक, यानी मास ऑफ जिंक हम कितना लिख सकते हैं, मास ऑफ बॉक्स माइनस मास ऑफ कॉपर, यही तो लिखा हूं। प्लस वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा गाइस, मास बाई डेंसिटी, है ना। तो हम वॉल्यूम ऑफ कॉपर क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ कॉपर अपॉन क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ कॉपर, जो कि दिया हुआ है, प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ जिंक क्या लिखेंगे, क्योंकि मुझे पता है ना कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, मास बाई डेंसिटी हो जाएगा। तो हम वॉल्यूम ऑफ जिंक क्या लिखेंगे, मास ऑफ जिंक अपॉन डेंसिटी ऑफ जिंक। तो मास ऑफ जिंक को क्या लिखेंगे, मास ऑफ बॉक्स माइनस मास ऑफ कॉपर अपॉन, जो कि ऊपर भी ऐसा लिखा हुआ है, अपॉन डेंसिटी ऑफ जिंक। ठीक है, इस तरह से हम बॉक्स का डेंसिटी निकालेंगे, क्योंकि इसी तरह से हम आगे पढ़ेंगे ना। इन रिलेशन डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है, इट वेट इतना इन लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, तो पहले से दिया गया है कि इट वेट्स 302 ग्राम एंड इतना इन लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1.4। तो ये मैंने बाद के स्टेप्स को बताया, शुरू के स्टेप्स आपको क्या करना है, शुरू के स्टेप में ये दिया हुआ है कि एक लिक्विड है, ठीक है, इस लिक्विड का डेंसिटी कितना है, 1.4 है, रिलेटिव डेंसिटी 1.4 है, और इसमें इस बॉक्स का वेट मास कितना है, 302 ग्राम है, और वाटर में इसका कितना वेट है, 320 ग्राम है। ठीक है, वाटर में इसका वेट कितना है, 320 ग्राम है। तो यहां से हम रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉक्स क्या होता है गाइस, एक चीज आप देख लो, रिलेटिव डेंसिटी मेटल बॉक्स, रिलेटिव डेंसिटी इतना इट वेट्स इतना इन लिक्विड ऑफ इतना द स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना। तो आप एक चीज जान जाओ कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉक्स, तो हम यहाँ लिख सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होता है, आप यहां से देखो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होता है, वेट लॉस ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड अपॉन वेट लॉस ऑफ ऑब्जेक्ट इन क्या होता है, वाटर होता है। तो मान लेते हैं कि इस बॉक्स का वेट कितना है, W है, तो W माइनस कितना हो जाएगा, वेट लॉस 302 अपॉन W माइनस 320। ठीक है, तो W माइनस 302 अपॉन W माइनस 320, ठीक है, यही ना वेट लॉस होगा। ये वेट लॉस किस में है, लिक्विड में है। कौन से लिक्विड में, यहां से 1.4 दिया रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसको क्या कर देंगे, W माइनस 302 अपॉन W माइनस क्या करेंगे, 320 कर देंगे। तो यहां से W का वैल्यू निकल जाएगा, W का वैल्यू निकल जाएगा, बोलो। ठीक है, W का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। ठीक है, बस एक लिक्विड है और एक वाटर है। एक बार उस बॉक्स को, जो किससे मिलके बना है, कॉपर और जिंक से, एक बार उसको लिक्विड में डाला, फिर एक बार उसको वाटर में डाला। लिक्विड में डाला तो देखा कि 302 ग्राम है, वाटर में डाला तो देखा 320 ग्राम इसका वेट है। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होता है, 1.4 इज इक्वल टू W माइनस 302 अपॉन W माइनस 320। तो यहाँ से W का वैल्यू आ जाएगा, यानी वेट ऑफ किसका आ जाएगा, हमारा बॉक्स का आ जाएगा। उसके बाद हमको आगे बढ़ना है, वेट ऑफ बॉक्स आ जाएगा, तो उसी से हम आगे बढ़ेंगे। वैसे यहाँ जी हम जब वेट कह रहे हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ मास, ग्राम तो मास है ना यहाँ पर, न्यूटन तो है नहीं। तो आप वेट और मास को कंफ्यूज मत करना। दरअसल हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर मास को ही लेके चल रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको वेट कह दे रहे हैं, क्योंकि आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर ऊपर जी है यहाँ पर, ठीक है, नीचे भी जी है, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। यहाँ से W निकलेगा तो उसको भी हम लोग वेट लेके चलेंगे और वहां से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक बार वेट आ जाएगा तो वेट का वैल्यू एक बार यहाँ पर हम लोग इसको पुट करेंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, यानी कि डेंसिटी दिया हुआ है किसका, कॉपर का और जिंक का। तो एक बार एंड अरेंज द फॉलोइंग मासेस ऑफ द मेटल, तो हम लोग मेटल का मासेस हमको निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो कि सबसे पहले क्या होगा, किससे शुरू होगा, बी से शुरू करेंगे, BEAFDFE, सबसे पहले बी से शुरू करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, नोट डाउन द मेटल प्रेजेंट इन द मेटल बॉक्स, पहला चीज नोट डाउन द मेटल्स प्रेजेंट इन द मेटल बॉक्स। उसके बाद BEA, उसके बाद E होगा हमारा, क्या करेंगे कि द डेंसिटी ऑफ द एलॉय यूज्ड फॉर द बॉक्स इज इक्वल टू D MC प्लस MZ अपॉन VC प्लस VZ, सब्स्टिट्यूट VC इज इक्वल टू MC अपॉन DC एंड VZ इज इक्वल टू MZ अपॉन DZ, या फिर W माइनस MC अपॉन DZ। ठीक है, एंड फाइंड द मासेस ऑफ MC एंड MZ। ठीक है, क्यों, क्योंकि DC दिया हुआ है और DZ भी दिया हुआ है। ओके, तो और W भी निकल ही जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने क्या किसमें W निकाले हैं हम लोग,
डी में हम लोग डब्ल्यू निकालेंगे, ठीक है, डी स्टेप में। तो बी ई ए, उसके बाद ए को करेंगे फाइंड द वेट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, फाइंड द वेट ऑफ द बॉक्स in a liquid of relative density 1.4 and water along with the relative density of zinc and copper from the information given in the problem। फिर BEAD, the relative density of the liquid is equal to इतना, find the value of W, ठीक है। तो DZ दिया हुआ है, DC दिया हुआ है, W दिया हुआ है, और उसके बाद फिर हम लोग BEAD, D के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे FE। तो F क्या है हमारा यहाँ पर, F क्या है, डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ एलॉय इज इक्वल टू W अपॉन W माइनस 320। क्यों? क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एलॉय क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर रिलेटिव डेंसिटी निकालना हो, ठीक है, उस समय जो हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे थे वो लिक्विड का था। अब जब रिलेटिव डेंसिटी हम निकाल रहे हैं वो ऑब्जेक्ट का है, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट का है, वो क्या होता है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन क्या होता है, एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट ऑफ दैट बॉडी इन वाटर, ठीक है। तो यहाँ से डी निकल जाएगा क्योंकि W आ गया है, W आ गया है तो डेंसिटी किसका निकल जाएगा, एलॉय का निकल जाएगा, और डेंसिटी निकल जाएगा तो हमें एलॉय का डेंसिटी पता है, हमें पूरा मास पता है उस एलॉय का, या फिर ये कहो कि वेट पता है उस एलॉय का, हमें डेंसिटी ऑफ कॉपर पता है, हमें डेंसिटी ऑफ जिंक पता है, ठीक है। तो क्या हम मास ऑफ कॉपर नहीं निकाल सकते हैं और मास ऑफ जिंक नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और मैंने निकाला भी है इसमें, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर निकाला हूँ कहीं, एक मिनट, मैंने निकाला था, उसका कितना निकला है, कितना निकला है इसका देख लेता हूँ। कितना निकला है, यहाँ पर आप लिख लो डेंसिटी जो निकलेगा 39 का जो डेंसिटी होगा, डेंसिटी ऑफ बॉक्स कितना आएगा, 8.11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा, आप करके देखना। और वेट ऑफ बॉक्स कितना आएगा, वेट ऑफ बॉक्स कितना आ जाएगा, मतलब मास ऑफ बॉक्स जो भी है ये 365 ग्राम आएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद आप निकालोगे तो MC का वैल्यू यानी मास ऑफ कॉपर कितना आ जाएगा इसमें, 190.43 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। और मास ऑफ जिंक कितना आ जाएगा, आप करोगे तो 174.56 ग्राम आ जाएगा। तो इसमें ये सब तो नहीं पूछ रहा है, बस ये पूछ रहा है कि कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करोगे, तो इसका आंसर तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, 39 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ोगे तो एक बार इस क्वेश्चन में क्या क्या यूज हो रहा है, एक तो एलॉय का कंसेप्ट यूज हो रहा है कि टोटल मास ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू मास ऑफ द जिंक एंड मास ऑफ द कॉपर। फिर किसका कंसेप्ट यूज हो रहा है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड का कंसेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। फिर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड का यूज हो रहा है, ओके। और बस वहां से फिर आप निकाल लोगे। सडन 40 क्वेश्चन, सडन फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय ए लार्ज वैल्यू इंडिकेट अराइवल ऑफ स्टॉर्म, नहीं अराइवल ऑफ स्टॉर्म होगा 40 का, ये अराइवल ऑफ स्टॉर्म होगा। सडन फॉल होता है ना, अगर ग्रेजुअल फॉल होता है तो इसका मतलब कि डस्ट स्टॉर्म है ना, छोटा मोटा स्टॉर्म का अराइवल हो रहा है, लेकिन ये सडन फॉल है। ग्रेजुअल फॉल होता तो कोई बात नहीं, बारिश आ सकता है, ये सब इसका मतलब होता है, या फिर डस्ट स्टॉर्म का है ना, बारिश आ सकता है, ये फॉल। लेकिन सडन फॉल होता है तो अराइवल ऑफ स्टॉर्म या फिर साइक्लोन आने का ये सब संभावना होता है अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सडन फॉल होता है तो। 41 क्वेश्चन नंबर, टू स्ट्रेच मेम्ब्रेन ऑफ एरिया इतना इतना आर हेल्ड हॉरिजॉन्टली इन ए लिक्विड एट द सेम डेप्थ, द सेम डेप्थ पे अगर सेम लिक्विड है और लिक्विड रेस्ट में है तो उस पर प्रेशर सेम लगेगा, द रेशियो ऑफ प्रेशर ऑन देम, तो प्रेशर तो सेम लगेगा ना, ठीक है। रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। 41 का डी। अब ये मत देखना कि यहाँ तो एरिया तो अलग अलग है तो प्रेशर क्यों सेम आ जा रहा है, तो आप ये देखो ना कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया हो रहा है, तो एरिया तो भले अलग है लेकिन फोर्स भी तो अलग अलग लगेगा ना, समझ में आ रहा है बात। अब सिंस जैसे ही मैंने देखा कि ये सेम लिक्विड है और सेम डेप्थ पे पूछ रहा है प्रेशर, तो सेम दोनों सेम ही लगेगा प्रेशर, भले एरिया अलग अलग हो, ठीक है। आप कैलकुलेट करके, वैसे इसमें दिया नहीं हुआ कि कितना फोर्स लग रहा है तो इसलिए हम प्रेशर यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि लिक्विड अगर रेस्ट में हो, सेम लिक्विड हो तो सेम लेवल पे सेम प्रेशर लगता है, इसलिए 1:1। ये नहीं कि 1:2 करके या 2:1 करके यहाँ टिक करके आ जाना, इसका ऑप्शन डी सही होगा, 41 का ऑप्शन डी। 42 में आ जाते हैं तो इन्हें मरकरी बैरोमीटर, इफ द ट्यूब कंटेनिंग मरकरी इज टिल्टेड देन
सो इफ द ट्यूब कंटेनिंग मरकरी टिल्टेड देन, तो डी हो जाएगा। वर्टिकल हाइट ऑफ मरकरी कॉलम रिमेन सेम, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा भी था जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में देख रहे थे, बैरोमीटर के बारे में। वर्टिकल हाइट, इससे पहले मरकरी बैरोमीटर ऐसे होता था, है ना, ये चीज़ यहाँ पर मरकरी रहता था, यहाँ तक जाता था, ठीक है। लेकिन अगर इसको टिल्ट कर दिए, ठीक है, इसको टिल्ट कर दिए, इसको टिल्ट कर दिए, ठीक है, इसका वर्टिकल हाइट क्या हो जाएगा, इसका वर्टिकल हाइट अभी भी सेम ही रहेगा, कितना, 76 सेंटीमीटर अभी भी रहेगा। द लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम इन द ट्यूब इंक्रीजेस, तो वो तो इंक्रीज कर ही जाएगा, ठीक है। तो द वर्टिकल हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम डिक्रीज, ऐसा नहीं है, वर्टिकल हाइट अभी भी सेम ही रहता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ ऑप्शन ए एंड बी। 43 क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, एट हायर एल्टीट्यूड कॉमा द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेसर एज एट हायर एल्टीट्यूड द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम एक्सर्टिंग द प्रेशर इज लेस। यस, ये तो सही बात है, क्योंकि अधिकतर जो कंसंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेयर है वो ग्राउंड के ही आसपास होता है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे एटमॉस्फेयर का जो लेयर है वो कम होता जाता है, डेंसिटी कम होता जाता है, तो इसीलिए हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होता है। सेकंड, डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस, सही बात है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, सो 43 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सो ये हो गया लेवल 1 के क्वेश्चन। लेवल 2 का क्वेश्चन अलग अलग आएगा और उसको ना हम लोग फिर बनाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।